CH41 कमरिया करे लापा लैप लॉलीपॉप लागेलू। अब तक ये तो 4 लाख हैं, इतने रुपए कौन देता और क्यों? वह रॉकी को सावलिया नजरों से देखने लगी जैसे रॉकी अभी ही उसके सवालों का जवाब दे देगा। जब रॉकी को सनाया की घूरती नजरें फिल हुआ तो वह अपना जान छुड़ाते हुए बोला, वो पैसे तुम्हें मिले हैं तो तुम जानो, उसमें मैं क्या कर सकता है? रॉकी के अटपटे जवाब से सनाया चिढ़ गई। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने रुपए क्यों उसे, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन उसे कौन बताए ये तो कुछ नहीं। अभी तो बस ये पैसे का लिफाफा था, तब क्या होगा जब सुमित्रा जी पता चलेगा। अब तक तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे दोस्तों। तो कैसी चल रही है आपका 14 फरवरी 2026 को मिंगल लोग के तो मजा और सिंगल लोग के तो सजा, दूसरों को अपनी जीएफ के साथ देख के तो जलती ही होगी ना। माफ करना दोस्तों, कुछ ज्यादा ही सच बात बोल दी है। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अब आगे हॉस्पिटल। डॉक्टर परेशान थे। एक पेशेंट ने उन्हें परेशान कर रखा था और वो था रमन। तभी रमन के डैड अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर ने जैसे उन्हें देखा तो उन्हें ही अपने बेटे को संभालने के लिए बोल दिया था। प्रॉब्लम ये था कि रमन का गुस्सा कम नहीं हो पा रहा था। उसे रह रह के रॉकी का चेहरा याद आने लगता था। जब रॉकी ने ये कहा था कि मेरा पूरा नाम राघव सिंघानिया है और उसके आगे जो कहा था रमन सुन नहीं पाया था, तब से रॉकी खुद को संभाल नहीं पा रहा है। आज तक रमन किसी के आगे झुका नहीं था, लेकिन आज उसके सामने एक फटीचे गरीब जिसका औकात उसके सामने कुछ नहीं, उसने उसे चैलेंज किया था। उसने गुस्से से अपने हाथ के नशों में लगे नीडल को नोच कर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही नशों से खून आने लगा। उसके डैड ये देखकर डर सा गए और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जैसे ही आए तो घबराते हुए बोले, ओ गॉड, ये तीसरी बार है। फिर आगे थोड़ा गुस्सा करते हुए रमन को बोले, यह कोई मजाक नहीं है, ये आपकी नारी है और अगर इसे ज्यादा नुकसान हुआ तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर चिंतित स्वर में बोले थे और कॉटन लेकर खून साफ करने लगे। डॉक्टर को ऐसा करता देख रमन गुस्से में उन्हें धकेल दिया और अपने डैड को गुस्से में देखते हुए बोला, डैड मुझे वो चाहिए वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। रमन का गुस्सा पूरा हाई था और उसके चेहरे खून ज्यादा रिस जाने की वजह से लाल पड़ने लगे थे। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोले कि बेटा ये सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं उससे तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा, उसके बाद जो चाहे कर लेना, लेकिन अभी तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ, अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। इतना बोलकर शांत हुए और उसे शांत करने लगे। लेकिन रमन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से की वजह से अब उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी रमन उन्हें देखते हुए बोला, डैड मुझे वो रॉकी चाहिए और उसकी जीएफ भी। मैं उसके सामने ही उसकी जीएफ को नोच डालना चाहता हूँ, इतना कि वो लड़की जिंदगी भर सो ना सके और रॉकी उसे उसकी हालत कभी सोने ना दे। बात यह थी कि रमन के डैड को सिर्फ उन बॉडीगार्ड ने रॉकी का नाम रॉकी ही बताया था, तो उन्हें लगा कि होगा कोई जिसे अपनी जान की फिक्र नहीं है और जाने अनजाने में ये सब कर दिया था। उसके डैड खुद सोच में पड़ गए थे कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो त्यागी ग्रुप ऑफ कंपनी से टकराए। अगर मेरा बेटा उस लड़के की जीएफ के साथ थोड़ा खेल ही लेता तो क्या हो जाने वाला था। उन्होंने अपने बेटे को देखा, फिर डॉक्टर को इशारा किया, तभी अपने बेटे को वचन देते हुए बोले, बेटा मैं वादा करता हूँ तुम्हारे ठीक होने तक मैं उन दोनों को तुम्हारे कदमों में लाकर दूंगा। तभी रमन दर्द से कराह उठा। गनीमत ये थी कि डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन रमन का शरीर कमजोर था तो इसलिए सहन नहीं कर पाया और उसकी दर्द से चीख निकल गई। थोड़ी ही देर में रमन सो गया। उसके सोते ही रमन के डैड ने डॉक्टर को गुस्से देखा और गन निकाल लिया। डॉक्टर खुद को बचा पाता उतने में रमन के डैड ने उसके टांग में गोली चला दी। डॉक्टर कराहता हुआ जमीन पे जा गिरा। दर्द से उसके आंसू निकलने लगे। रमन के डैड त्यागी डॉक्टर के पास आए और गुस्से में अपना पैर उसके गोली लगे टांग रख दिया और मसलने लगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को दर्द देने के लिए, ये तेरी सजा है। फिर छोटी ई ललाते हुए बोलने लगे, मेरा बेटा कोई ऐरा गहरा नहीं है जो तुम सब जैसे चाहो ट्रीट करोगे। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसकी मौत निश्चित है, उसकी भी और उन दोनों का भी जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। त्यागी अपना मुट्ठी कसते हुए बोला था और दरवाजे को लगभग तोड़ते हुए बाहर चला गया। इधर डॉक्टर बेहोश हो गया। दूसरे डॉक्टर्स ने उन्हें ले गए। तो अब कुछ तो होने वाला था। बेशक त्यागी की औकात रॉकी के सामने कुछ नहीं था, लेकिन उसे इस बात अंदाजा नहीं था कि जितना वह क्रूएल था उसका कई गुना ज्यादा क्रूएल राम सिंघानिया है। दुआ इस बात की करनी थी कि त्यागी हार मान ले और ये छोड़ दे, और राम सिंघानिया इन सब से बेखबर थे। एक दिन बाद कॉलेज के लाइब्रेरी में सनाया अभी अभिजीत के साथ मिलने गई थी। वीक में 2-3 बार तो दोनों भाई बहनों का मिलना तो हो जाता था। रॉकी उसे शाम में मॉल जाने के लिए बोला था और सनाया ने भी सोचा था कि क्यों ना रॉकी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा जाए, इसलिए वो भी मान गई थी। लाइब्रेरी में सामने ही बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था साइलेंट। रॉकी, राहुल, रोहित और प्रीतम चारों एक ही टेबल पे बैठे थे और उनके दिमाग में कुछ पक रहा था। बस अब खाने की देर थी। मैं क्या बोलता हूँ, लाइब्रेरी में सॉन्ग प्ले करते हैं और भाग जाएंगे, राहुल धीरे से बोला था ताकि आसपास के बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। तभी प्रीतम धीरे से पूछता है, तू ही बता ना कौन सा गाना, प्रीतम धीरे से बोला था और तीनों कान लगाकर सुन रहे थे। कुछ ही दिन पहले की बात है जब लाइब्रेरी टीचर ने उन्हें पैनिशमेंट दिया था, और वो भी बिना किसी गलती के। कारण ये था कि सीनियर क्लास के लड़कों ने एग्जाम पास करने के लिए लाइब्रेरी की कुछ किताबें चुरा ले गए थे और वो भी रात के अंधेरे में।
लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था और लगभग लाइब्रेरी का पूरा किताब जमीन में गिरा था। अगर उठाने जाते तो सुबह हो जाता, इसलिए सब छोड़कर भाग गए थे। अब ये सब साफ सफाई लाइब्रेरी टीचर को करना था, तो उन्हें ये चारों मिल गए थे और जानबूझकर पनिशमेंट दे दिया था कि तुम सबको ही लाइब्रेरी साफ करना है। रोहित गुस्से में लेकिन धीरे से बोला, आज नहीं छोड़ूंगा इस टकले को, मैं सबको बता दूंगा कि ये लैला मैम पे लाइन मारते हैं। तभी रॉकी उसके सर पे मार देता है और बोला, किसी की निजी जिंदगी में घुसना ये अच्छा बात नहीं है और उनके चक्कर में लैला मैम की भी तो बेइज्जती होनी है। सभी रॉकी के बातों से सहमत थे। ये सही भी, आखिर इन सब में लैला मैम की क्या गलती। प्रीतम बैग से स्पीकर निकालते हुए बोला, इसे हम ब्लूटूथ से भी चला सकते हैं। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि सॉन्ग प्ले करते हैं और भाग जाएंगे। टेबल के बीच में स्पीकर रख दिया। इस वक्त चारों ने टेबल को घेर रखा था तो किसी को पता नहीं चला था। सब ने एक हाँ कहा, लेकिन एक दूसरा सवाल उन सब के सामने आया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। लेकिन तभी उन्हें कॉलेज की स्टाफ दिखे, तभी चारों एक साथ बोले, वो रहा हमारा सीकर। जल्दी से प्रीतम ने ब्लूटूथ कनेक्ट किया और खड़ा हो गया। इधर रॉकी के साथ राहुल और रोहित एक झटके में लाइब्रेरी के गेट पे थे। प्रीतम डरते हुए गया और स्टाफ के सामने रिमोट रख दिया और भागा, ऐसे कि पूंछ में आग लगी हो। चारों एक साथ देख रहे थे। इधर स्टाफ की नजर जैसे ही रिमोट पे पड़ी तो वह रिमोट को उठा लिए थे। जब उन्होंने ने रिमोट को देखा तो उसमें एक बटन को रंगा हुआ था। ये ट्रिक प्रीतम का था। अगर रिमोट का बटन को रंग दिया जाए तो स्टाफ उसे जरूर देखेंगे और उसे साफ भी करेंगे। उन्होंने जैसे ही साफ करना चाहा तो गलती से क्लिक हो गया और गाना पूरे लाउड में चलने लगा। सारे बच्चे देखने लगे कि क्या हुआ। इधर टीचर का टकला गर्म होने लगा। प्रॉब्लम ये नहीं था कि गाना बज रहा था, प्रबल ये था कि कौन सा गाना बज रहा था, और वह गाना था कमरिया करे लापा लैप लॉलीपॉप लागेलू। CH42 माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। अब तक उन्होंने जैसे ही साफ करना चाहा तो गलती से क्लिक हो गया और गाना पूरे लाउड में चलने लगा। सारे बच्चे देखने लगे कि क्या हुआ। इधर टीचर का टकला गर्म होने लगा। प्रॉब्लम ये नहीं था कि गाना बज रहा था, प्रबल ये था कि कौन सा गाना बज रहा था, और वह गाना था कमरिया करे लापा लैप लॉलीपॉप लागेलू। अब आगे गाना बजते ही लाइब्रेरी में ठहाके की लहर गूंज उठी। ये पहली बार हुआ था कि लाइब्रेरी में टीचर हो और उसके अंदर बच्चे शांत होने के बजाय गा रहे हैं। टीचर का गुस्से से नसें तन गई और टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए बोले, साइलेंस। किसकी गंदी हरकत है ये। जैसे ही लाइब्रेरी टीचर की गुस्से से भरी आवाज आई तो चारों ऐसे भागे जैसे मेट्रो ट्रेन छूटने वाली है और अगर लेट हो गए तो सीट नहीं मिलेगी। चारों हाफते हुए कॉलेज ग्राउंड में आ गए थे और चारों धड़ाम से जमीन पे गिरे। जब चारों ने एक दूसरे का शक्ल देखा तो उन्हें रहा नहीं गया और ठहाका मारकर हंसने लगे। डायमंड होटल। आज रात की पार्टी के लिए तैयारी जोरों से चल रही थी। ये पार्टी प्रोजेक्ट जीतने की खुशी में रखा गया था। इस पार्टी का अहम मुद्दा वह इंसान था जिसने प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद किया था। इसके लिए समर ने रॉकी से इजाजत भी मांगी थी और रॉकी ने उन्हें आने को बोल भी दिया था। यह एक तरह से शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी थी, लेकिन कुछ अपनी गंदे इंटेंशन के साथ आने वाले थे। उन्हें तो बस रॉक को अपनी तरफ करना था ताकि वे लोग राम सिंघानिया के गिरेबान में झांक सके। और उन्हें यह बात पता था कि रॉकी राम सिंघानिया के करीब है। उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए था जिसके कंधे पे बंदूक रखकर चलाया जा सके, और जब बात बिगड़ जाए तो सिर्फ वही फंसे। लेकिन उन्हें यह बात कौन बताए कि रॉकी ही आने वाला अगला बॉस है, और यह राम सिंघानिया से भी खतरनाक होने वाला है। हजरतगंज मार्केट। हजरतगंज लखनऊ का सुपर मार्केट है, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस। अभिजीत अपनी गुड़िया को लेकर चला आया था ताकि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसकी गुड़िया यानी उसकी बहन सनाया, वह उसे प्यार से गुड़िया ही बुलाता है। शायद अभिजीत को गिल्ट था कि उसकी गुड़िया को कोई छेड़ रहा था और वह कुछ न कर सका। वह अभी भी उस दृश्य को भूल नहीं पाया था जब रमन ने सनाया पे हाथ उठाने वाला था, लेकिन रॉकी ने उसे रोक लिया था। पिछले ही दिनों की बात है जब अभिजीत सनाया के साथ घूमने आया था और उसे वक्त एक लड़के ने सनाया को छेड़ दिया था। तभी अभिजीत गुस्से में उस लड़के के हाथ में गोली मार दिया था जिस हाथ से उस लड़के ने उसे छुआ था। दोनों खुद में खोई थे। अभिजीत को गिल्ट सता रहा था तो सनाया को रॉकी के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे। वो रॉकी का पहला किस करना और फिर दूसरा भी। सनाया शर्मा गई थी खुद में ही, और एकाएक ही उसके हाथ उसके होठों पे चले गए। तभी उसके जहन में उल जलूल ख्याल आने लगे कि अगर रॉकी होता तो फिर से किस कर लेता। तभी उतने में स्वीट कॉफी हाउस आ गया, यो वहां का फेमस कॉफी का रेस्टोरेंट है। दोनों अंदर आए तभी अभिजीत बोला, गुड़िया तू यहीं पे रुक, मैं टेबल बुक करके आता हूँ, देखो तो टेबल खाली है भी या नहीं। हाँ, इतना बोलकर वह रेसेस्पेन की तरफ चल दिया। वहां पहुंचते ही उसने रिसेप्शनिस्ट से बात करनी चाहिए। हेलो, मुझे एक डबल चेयर वाली टेबल बुक करना है। रेस्पेनिस्ट एक लड़की थी तो उसके अभिजीत को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वेट ए मिनट सर, लेट में चेक। इतना बोलकर वह डेस्क पे लगे कंप्यूटर में देखने लगी। कुछ एक आध मिनट बाद उसके मुस्कुराते हुए निराश होकर बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन यहाँ कोई डबल चेयर वाली टेबल खाली नहीं है। बस एक ही टेबल खाली है जो 3 सीटों वाली है, और उसमें से एक बुक है, तो अगर आप चाहे तो बुक कर सकता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने एक सांस में सारी बातें बोल दी और दूसरे कस्टमर को देखने लगी। स्वीट कॉफी हाउस हजरतगंज का फेमस कॉफी हाउस था, जहाँ सीट मिलना बड़ा ही मुश्किल है। दिन रात लड़कों और लड़कियों से भरी रहती है।
ये कॉफी यंग जनरेशन में फेमस है। अभिजीत ने एक बार गुड़िया को देखा भी उसके चेहरे पे मुस्कान आ गया। आखिर बहन के लिए इतना तो कर ही सकता था। उसने रिसेप्शनिस्ट से बोला, प्लीज आप वही टेबल बुक कर दीजिए और मैं एडजस्ट कर लूंगा। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुराए और टेबल बुक कर दिया। टेबल नंबर 13 बुक होते ही अभिजीत सनाया के पास आया और उसे लेकर टेबल नंबर 13 पे आ गया। उसने पहले सनाया को बैठाया और फिर उससे बोला, गुड़िया क्या खाएगी? तभी सनाया चहकते हुए बोली, चॉकलेट मिल्क शेक भाई। अभिजीत मुस्कुरा दिया उसके बातों पे। सनाया आज भी बच्ची है, इसने यही सोचा और मिल्क शेक लेने चला गया। अभिजीत जैसे ही वहां पहुंचा तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। तभी दोनों एक साथ बोले, एक फुल मिल्क शेक। दोनों की बातें आपस में टकराए और ना चाहते हुए दोनों एक दूसरे को देखने के लिए मुड़े। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को ही देखते रह गए। अभिजीत तो अपना नजर ही हटा पा रहा था और वह लड़की भी उसी में खो गई थी। पता नहीं क्यों पर दोनों का दिल की धड़कनें तेज चलने लगी। दोनों की नजरें तब हटी जब सामने से मिल्क शेक देते हुए बोला, टेक दिस सर। दोनों के साथ सामने देखा तो 2 मिल्क शेक रखा था। उस लड़की ने हाथ बढ़ाया और मिल्क शेक उठाने को हुई तभी उसके हाथ पे किसी का हाथ फेल हुआ। या अभिजीत था जो गलती से उसी शेक को उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। उसके हाथ टच फेल होते ही उसके पेट में गुदगुदी सी होने लगी। वह जल्द से कसम साते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ी। तब जाकर अभिजीत को होश आया कि वह क्या करने जा रहा था। उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और दूसरा मिल्क शेक लेकर चला गया। इधर कब से सनाया इंतजार कर रही थी। वह बोर होकर उठने ही वाली थी कि तभी अभिजीत उसे आता हुआ दिखाई दिया। वह टेबल तक आया ही था कि तभी वह एक लड़की से टकराया और उसी के साथ उस लड़की के हाथ में रखा मिल्क शेक में से कुछ मिल्क छलक कर उसके शर्ट पे जा गिरा। सॉरी, उस लड़की ने कहा। ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले मिल्क शेक ले रही थी। व्हाट सॉरी? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अभिजीत गुस्से में बोला। सॉरी तो बोल रही हूं ना, अब हो गया ना, उस लड़की ने कहा और उसे गुस्से में देखते हुए फिर आगे बोली। वैसे मेरे रास्ते में तुम आए थे, मैं नहीं, इसके लिए माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। हाँ। तभी अभिजीत चिढ़ते हुए बोला, ये क्या बकवास है, मैं कब तुम्हारे रास्ते में आया? खैर छोड़ो। इतना बोलकर वह वहां से टेबल की तरफ ना जाकर वह अपना शर्ट धोने चला गया, वरना उस पे दाग तो लगन ही था। उधर टेबल पे बैठी सनाया ये सब देख रही थी। तभी वही लड़की चलती हुई उसी टेबल पे आकर बैठ गई। सनाया झट से बोली, हेलो, ये सीट ना हमने बुक किया? तभी वो लड़की बोली, हाँ मैंने भी यही टेबल बुक किया है, उसने मायूस होते हुए कहा था। ये देख सनाया को अच्छा नहीं लगा और वह बोली। तभी सनाया हंसते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? वह लड़की मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं, एक अड्डू अरियल खड़ूस से मेरा पाला पड़ गया है आज। फिर आगे गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगी, अगर मेरा शाहरुख होता तो इट्स ओके बोलकर चला जाता, लेकिन उस खड़ूस को क्या पता कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। खामाखा डांट दिया मुझे। वो तो उसका शक्ल अच्छा था, नहीं तो एक घुसा दे मारती उसे। वह लड़की अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली थी। तभी सनाया बोली, तो क्या वह हैंडसम था? अब सनाया छेड़ते हुए बोली थी, क्योंकि उसे अब उस लड़की को छेड़ना था और खुद ही मुस्कुरा रही थी। वह लड़की चिढ़ते हुए बोली, हाँ हैंडसम था खड़ूस। इतना बोलकर वह अपना मिल्क शेक पीने लगी और फिर कुछ सोचते हुए बोली, मेरा भाई तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। ये बात सनाया को चुप गई और वह गुस्सा करते हुए बोली, होगा तुम्हारा भाई हैंडसम, लेकिन मेरा भाई तुम्हारे भाई से भी ज्यादा हैंडसम है। तभी वह लड़की बोली, हेलो, उससे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? सनाया उसे जवाब देती है, क्योंकि यह मेरा भाई है और तुम्हारा भाई ना मेरे भाई से भी ज्यादा खड़ूस होगा। सनाया बोली और इधर उधर दिखने लगी। तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला था। तभी वह लड़की गुस्से में बोली, मेरा भाई ना सच शाहरुख खान है और मेरा भी नाम अर्चना सिंघानिया है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तुम्हारा भाई सच में खड़ूस है और पागल भी। दोनों अपने अपने भाई के लिए लड़ने लगी थी। इधर अर्चना को पता नहीं था कि जो सामने है उसकी होने वाली भाभी है और सामने सनाया को पता नहीं था कि जिसको वह खड़ूस और पागल बोल रही है वह कोई और नहीं रॉकी है। और इन दोनों को ये पता नहीं था कि दोनों पागल हैं जो बच्चों के जैसे एक दूसरे से लड़ रही है। वैसे उम्र का भी फासला होता है और इन दोनों की उम्र G19 है, यानी स्कूल गर्ल वाली बुद्धि और दिमाग तो बच्चों वाला। CH-43 रॉकी, मुझे गार्ड्स ने अंदर आने दिया। अब तक मेरा भाई ना सच शाहरुख खान है और मेरा भी नाम अर्चना सिंघानिया है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तुम्हारा भाई सच में खड़ूस है और पागल भी। दोनों अपने अपने भाई के लिए लड़ने लगी थी। इधर अर्चना को पता नहीं था कि जो सामने है उसकी होने वाली भाभी है और सामने सनाया को पता नहीं था कि जिसको वह खड़ूस और पागल बोल रही है वह कोई और नहीं रॉकी है। और इन दोनों को ये पता नहीं था कि दोनों पागल हैं जो बच्चों के जैसे एक दूसरे से लड़ रही है। वैसे उम्र का भी फासला होता है और इन दोनों की उम्र G19 है, यानी स्कूल गर्ल वाली बुद्धि और दिमाग तो बच्चों वाला। अब आगे दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही थी कि किसका भाई कितना हैंडसम है। तभी अभिजीत आ गया। उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने गौर किया तब उसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है। और जब उसने सामने देखा और देखते ही चिढ़ते हुए झट से बोला, तुम यहाँ फिर से? तभी अर्चना उसे गुस्से में झपटते हुए बोली, हाँ तो ये मेरा टेबल है और इसे मैंने बुक किया है। इधर सनाया अब शांत थी और दोनों को लड़ता देख रही थी। उसने पहली बार अपने भाई को, वो भी किसी से लड़की से, इतना लड़ते हुए देखा था।
अभिजीत हमेशा से शांत और लड़कियों से दूर भागने वाला लड़का रहा है। उसे कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और आज वह खुद एक लड़की से लड़कियों से कैट फाइट कर रहा है। तभी सानाया को याद आया कि थोड़ी देर पहले अर्चना ने उसे क्या कहा था और उसने अपना फोन निकाला और दोनों को लड़ते हुए एक फोटो छुपते से ले लिया। जब दोनों ने लड़ना नहीं छोड़ा तो सानाया खुद ही बीच में आते हुए बोली, वेट वेट, अरे यार आप लोग फिर लड़ने लगे, अब बस भी करो। फिर इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली, अपने आसपास तो देखिए आप लोग, हम कहाँ हैं और कैसे सब हमें घूर रहे हैं। मुझे आप लोगों के साथ अपना मजाक नहीं बनाना, इसलिए मैं जा रही हूँ, फिर आप लोग लड़ते रहिए। सानाया गुस्से में इतना सब बोल गई थी और बाहर चली आई थी। सानाया बाहर आते ही एक बार अंदर देखती है, फिर एकदम से खुश होते हुए बोली, शाबाश सानाया, तूने कर दिखाया। यहू, इतना बोलकर कर में जाकर बैठ गई। होता ऐसा है कि कभी कभी दो लोगों के झगड़े का कारण तीसरा बन जाता है और कभी कभी दो लोगों के मिलने का कारण भी तीसरा बन जाता है। सानाया ने भी यही किया ताकि उन दोनों को ये फील हो कि सानाया उन दोनों की वजह से गुस्सा होकर गई है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही सानाया गई थी तो उसके जाते ही अर्चना और शांत हो गए थे। अर्चना मायूस होकर बैठ गई। अब जाकर अभिजीत अर्चना को गौर से देख रहा था। उसका मायूस होना और उसके चेहरे पे बनते बिगड़ते लालियों का छाना, अभिजीत तो बस उसे देखता ही रह गया था। लेकिन फिर जब उसे ख्याल आया कि वह कुछ गलत कर रहा है, तब जाकर उसने अपनी नजरें फेरी और एक गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी, मुझे इतना नहीं बोलना था। अर्चना ने जब सुना कि अभिजीत उससे माफी मांग रहा है तो उसने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाया और अभिजीत को देखने लगी। एक बार फिर दोनों की नजरें मिली तो सकबका सा गए। अर्चना बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब अभिजीत ने उसे माफी मांग ही लिया है तो उसने भी बोल ही दिया, इट्स ओके। फिर थोड़ी आगे आए और उसके आंखों में देखते हुए बोली, अब जब तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना बोलकर वह जल्दी से भाग गई। अभिजीत तो बस उसे देखते ही रह गया। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसकी बोलती बंद हो। उसे खुद पे हंसी आ गई और वह मन में ही बोला, पागल लड़की। इसके बाद हंसते हुए बाहर आ गया। सामने खड़ी सानाया अभिजीत को ही देख रही थी, जो स्माइल कर रहा था। सानाया को अपने प्लान पे थोड़ा यकीन हुआ और उसने मन ही मन सोचा, हाँ तो ये हमारी भाभी बन सकती हैं, लेकिन ये काम भाई से नहीं होगा, यह मुझे ही करना होगा। त्यागी हाउस। मिस्टर त्यागी यानी रमन के डैड सोफे पे बैठे हुए थे। तभी कुछ गार्ड्स उसके पास आए और उन्हें नमस्कार किया। गार्ड्स को देखते हुए त्यागी बोला, पता चला उनके बारे में। तभी उन गार्ड्स में से एक गार्ड्स बोलता है, जी बॉस। लेकिन त्यागी ने जब लेकिन शब्द सुना तो उसे गुस्सा आने लगा और वह गुस्से में बोला, लेकिन क्या व्हाट। त्यागी के गुस्से से भरी आवाज को सुनकर सारे गार्ड्स डर जाते हैं, क्योंकि त्यागी जब भी गुस्सा होता था तब कोई ना कोई उसका शिकार जरूर होता था। बीच में एक गार्ड्स डरते हुए बोला, बबब बॉस, वो लड़की, उसका नाम सानाया है और वह गिल इन टेक्सटाइल के सीईओ की बेटी है। लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चला, बस इतना ही कि उसका नाम रॉकी है और वह बिजनेस की पढ़ाई करता है। इसके आगे हम कोई जानकारी नहीं मिली, गार्ड्स ने बोला और त्यागी के रिएक्शन का वेट करने लगा। राम ये बात पहले से जानते थे कि अब रॉकी का आइडेंटिटी उनके लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने पहले ही समर को बोलकर उसके आइडेंटिटी को गुम करवा दिया था। सिर्फ इतना ही रेवेल था कि रॉकी का रॉकी है और वह बिजनेस की पढ़ाई करता है। उसके अलावा बाकी सब गायब था, यहाँ तक कि माँ का नाम भी हटवा दिया गया था। जब त्यागी ने ये सब सुना तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने गन निकाला और उस गार्ड्स के पैरों में गोली मार दिया। वह गार्ड वही दर्द से चीखता हुआ जमीन पे गिर गया और अपने दर्द को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी त्यागी गुस्से में बोलता है, मुझे आधी अधूरी बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अब जाओ और ठीक से जांच करो और मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए। निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त, और अपना मुंह तभी दिखाना जब उसके बारे में पता चल जाए। त्यागी ने गन साइड में रखते हुए गुस्से में बोला था और उसके बाद आराम से सोफे पे बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। डायमंड होटल। रात का वक्त। आज रॉकी और सानाया साथ में घूमने जाने वाले थे, लेकिन जब समर का मैसेज आया तो उसने सानाया के साथ जाना कैंसिल कर दिया था और अगले दिन जाने को बोल दिया था। आजाद को सिक्योरिटी का भार सौंपा गया था। वैसे भी आजाद होटल का मालिक भी है और राम सिंघानिया के लिए काम भी करता है, तो उसे यह करना ही था। इधर अंदर बड़े से हॉल में जहां पार्टी रखा गया था, अब धीरे धीरे शेयर होल्डर्स आने लगे थे। समर भी था, लेकिन अभी राम सिंघानिया के आने का वक्त नहीं हुआ था। वह पार्टी में तभी आते जब पार्टी में उनका काम हो और उसके बाद एक पल भी रुकना उन्हें पसंद नहीं है। वैसे भी सुमित्रा जी ने सख्त लहजे में बोला था कि अगर अपने पार्टी में वाइन को हाथ भी लगाया तो आपको रूम में आने नहीं दूंगी, और भला अपनी वाइफ का बातों को कौन मूर्ख टाल सकता है। इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दिया था। वैसे भी अब उन्हें अगर सुमित्रा जी जाने से मना भी करे तो वे पीछे नहीं हटने वाले। 20 साल का प्यार था जो अब मिल रहा था उन्हें। 20 साल से बेजान पड़ी उनकी जिंदगी में उन्हें ये सब नसीब हुआ था। ना जाने कितनी रात उन्होंने अंधेरे कमरे में जाग बिताया होगा। ऐसे ही करते करते आधे घंटा निकल गया। अब तक सारे शेयर होल्डर्स आ चुके थे, लेकिन अब तक ना ही राम सिंघानिया आए थे और ना ही रॉकी आया था। अब शेयर होल्डर की आपस में बातें होने लगी थी। वार्तालाप, कब आएंगे राम सिंघानिया, पार्टी रख दिया और खुद ही गायब है। तभी दूसरा बोला, क्या बता, कौन जाने होंगे कहीं, वैसे भी वह अपने मर्जी के मालिक हैं, उन्हें जब ठीक लगे तो आ जाएंगे। सामने खड़ा आदमी हाथ में वाइन लिए बोलता, लेकिन कम से वो तो दिख जाए जिसके लिए पार्टी रखा गया है। प्रोजेक्ट विनर रॉकी। तभी कोई और बोला, हाँ यार, मानना पड़ेगा राम सिंघानिया को बड़ा हाथ मारा है, और मुझे तो ये भी पता चला है कि वह जो भी है उसका सीधा कनेक्शन राम सिंघानिया है। लोगों में बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तभी सामने का गेट खुला और रॉकी अंदर आता है।
रॉकी आज भी उसी हालत में आया था, वही कपड़ा और वही जूते जो उसकी माँ ने उसे दिए थे। जैसे ही रॉकी अंदर आया तो सबकी नजरें उसी पे जाकर टिक गया। रॉकी ने भी ये फील कर लिया था कि सब उसे देख रहे हैं। आजाद बाहर था और समर किसी अभी अभी राम को लेने निकला था तो पार्किंग में थे। जैसे ही रॉकी अंदर आया तो शेयर होल्डर्स की आंखों में जलन सी हुई। आखिर इतनी बड़ी पार्टी में कोई कैसे आ सकता है जो देखने में बिल्कुल गरीब है। उन सब में से एक जो अब तक कितने वाइन पी चुका था वह आगे आया और रॉकी पे गुस्सा करते हुए बोला, हाई लड़के, कौन है तू और तूने अंदर किसने आने दिया। जब रॉकी ने उस शराबी की कड़वी बातें सुनी तो वह वहीं रुक गया और सामने देखते हुए सपाट लहजे में बोला, मैं अंदर मेन गेट से आया हूं और गार्ड्स ने अंदर आने दिया। उस शराबी ने कुछ ज्यादा ही पी रखा था। उसने गुस्से में आगे बोला, मुझसे जुबान लड़ाता है तू, अपनी औकात में रेह लड़के, वरना तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं और तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। रॉकी उसकी बातों को इग्नोर करना चाहता था लेकिन उसकी कड़वी वॉइस ने जैसे रॉकी को सोते से जगा दिया हो। रॉकी पहले से ही जानता था कि उसके साथ ऐसा ही होगा या होने वाला था, लेकिन फिर भी वह आया और उसे आना ही था। CH-44 उसका नाम रॉकी है। अब तक जैसे ही रॉकी अंदर आया तो शेयर होल्डर्स की आंखों में जलन सी हुई। आखिर इतनी बड़ी पार्टी में कोई कैसे आ सकता है जो देखने में बिल्कुल गरीब है। उन सब में से एक जो अब तक कितने वाइन पी चुका था वह आगे आया और रॉकी पे गुस्सा करते हुए बोला, हाई लड़के, कौन है तू और तूने अंदर किसने आने दिया। जब रॉकी ने उस शराबी की कड़वी बातें सुनी तो वह वहीं रुक गया और सामने देखते हुए सपाट लहजे में बोला, मैं अंदर मेन गेट से आया हूं और गार्ड्स ने अंदर आने दिया। उस शराबी ने कुछ ज्यादा ही पी रखा था। उसने गुस्से में आगे बोला, मुझसे जुबान लड़ाता है तू, अपनी औकात में रेह लड़के, वरना तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं और तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। रॉकी उसकी बातों को इग्नोर करना चाहता था लेकिन उसकी कड़वी वॉइस ने जैसे रॉकी को सोते से जगा दिया हो। रॉकी पहले से ही जानता था कि उसके साथ ऐसा ही होगा या होने वाला था, लेकिन फिर भी वह आया और उसे आना ही था। अब आगे धीरे धीरे पार्टी में माहौल गर्म होने लगा था। अब सब ने थोड़ी थोड़ी शराब और वाइन चढ़ा रखी थी, इसलिए किसी को भी उस शराबी की बातों का बुरा नहीं लगा था और सब रॉकी का मजाक उड़ता देख रहे थे। सबको इतना ही पता था कि रॉकी राम सिंघानिया के करीब है और राम सिंघानिया ने भी ये जानबूझकर किया था क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो रॉकी की बातों को कोई नहीं सुनेगा। वैसे भी राम सिंघानिया ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं कि कोई उनके बेटे पे उंगली उठाए। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके उंगली के साथ पूरा हाथ कटवा देंगे और ये सब उन्हें करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला है। अभी तक कोई भी ये नहीं सोच पाया था कि सामने खड़ा लड़का कौन है और कोई अंदाजा लगाना भी नहीं चाहता था। कुछ तो ऐसे थे जो अपनी बेटियों के साथ आए थे, उन्हें तो बस यही चाहिए था कि किसी तरह रॉकी उनकी बेटियों में से किसी एक को पसंद कर ले। सबकी निगाहें अब रॉकी पे थी तो खुन्नस और खिन भरी नजरों से उसे ही देख रहे थे। वह बार के पास बैठी लड़कियां रॉकी को ही कब से देख रही थी। उनमें से एक लड़की जो शेयर होल्डर रघुनाथ की बेटी प्रीति है, जो देखने खूबसूरत है, वह घमंड से बोलती है, अरे देख रही हो गर्ल्स, कितना एटीट्यूड है इस लड़के में। हन पते च कहां से आ जाते हैं यार ये लोग। तभी दूसरी लड़की बोलती है, लेकिन प्रीति यार ये तो देख इसके कपड़े कैसे हैं, मुझे तो लगता है किसी ने इसे भीख में तो नहीं दे दिया है ना। उसकी बातों को काटते हुए प्रीति बोलती है, अरे यार मुझे लगता है कि ये किसी का ड्राइवर है और गलती से यहाँ चला आया होगा। जैसे जैसे प्रीति अपना घमंडी वाला रूप बाहर ला रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे लाल पड़ते जा रहे थे, लेकिन इस सब में प्रीति ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी सारी बातें सब सुन रहे थे और रॉकी भी ये सुन रहा था और प्रीति ने भी जोश में आकर जो मन में आया वो बोल दिया था। रॉकी ने जब ये सब सुना तो वह होश खो बैठा था। क्या कोई इतनी गंदी सोच भी रख सकता है किसी के बारे में। उसे इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। एक नजर रॉकी ने सामने उस लड़की को देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, देखिए मैं यहाँ इनवाइटेड हो और मुझे बुलाया गया है तो प्लीज आप लोग अपनी सोच से ये सब निकाल दीजिए। रॉकी और आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह लड़की आगे आए और बोलती है कि तेरी औकात यहाँ खड़े होने की भी नहीं है और तो हमसे जुबान लड़ाता है। तुझे पता भी है कि ये पार्टी किसकी है और किसने रखा है। प्रीति इतना बोली ही थी कि इतने में उसके साथ बैठी लड़कियां भी उसके पास आ गई थी। इन सब में एक इंसान था जो मिसिंग था और वो था चमनलाल, जो राम सिंघानिया का एक अच्छा दोस्त भी है और उनकी जगह पे आई थी उनकी बेटी अदिति मेहरा। अदिति सीधे ख्यालों की सुलझी हुई लड़की है, देखने में खूबसूरत और चेहरे में नूर था। वह भी पार्टी में आई थी लेकिन उसके कपड़े पे दाग लगने की वजह से वह वॉशरूम चली गई थी। जब तक अदिति आई तब तक सबने रॉकी को कुछ ना कुछ कहने से खुद को दूर नहीं रख पाए थे। सबने रॉकी को उल्टा सीधा सुनाया था, लेकिन क्या होगा जब रॉकी की असली असलियत का पता चलेगा। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। इधर जैसे ही अदिति पार्टी हाल में आई तो उसने सबको एक जगह खड़ा देखा। अदिति धीरे धीरे कदमों से चलकर आगे और देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन जैसे बड़ी ही उसने रॉकी का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए थे। अदिति ने रॉकी को देखते ही पहचान लिया था। यह उस दिन की बात है जब रॉकी रॉयल बैंक अपना गोल्डन कार्ड एक्टिवेट कराने गया हुआ था। जब मैनेजर ने रॉकी का कार्ड देखा था उस वक्त अदिति भी वही थी और उसने रॉकी का कार्ड पे लिखा वो नाम पढ़ लिया था जिसपे लिखा था बॉस। अदिति जल्दी से सामने आए और रॉकी के सामने खड़ी हो गई। जब सबने अदिति को ऐसा करते देखा तो सब चौंक गए। प्रीति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि जब से वह आई थी तब से उसके आंखों में अदिति गड़ने लगी थी। उसकी खूबसूरती से उसे जलन हो रहा था और अब उसका रॉकी का सपोर्ट करना और भी ज्यादा उसे गुस्सा दिला रहा था। प्रीति गुस्से में बोली, अब तुझे क्या हुआ जो इस फटीचर के सपोर्ट में खड़ी हो गई। तभी अदिति बोली,
तुम सब ऐसे ही किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती हैं। ये अधिकार किसने दिया आप सबको? जब अदिति ये सब बोल रही थी तब रॉकी उसे ही देख रहा था। ना जाने उसे क्या हुआ और उसका नजर एकदम से अदिति के होठों पे चले गए जो बोलने से आपस में टकरा रहे थे। होठों पे बनते बिगड़ते लाइंस और उसपे लगा लाल लिपस्टिक उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। इस वक्त रॉकी उसे देखने में खो गया था। तभी उसके हाथों पे एक नर्म हाथ फेल हुआ और वह झट से होश में और देखा तो अदिति ने उसका हाथ पकड़ रखा था। अदिति उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अदिति ने उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और उसे अपने साथ दूसरे एरिया में ले जाने लगी। लेकिन तभी प्रीति ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर दोनों के पैर वहीं रुक गए। क्यों तुम्हें इस पे दिल आ गया, या फिर तुम इसके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ? जैसे ही ये बात प्रीति बोली तो सब उसे ही देखने लगे। अदिति तो जम सी गई प्रीति के इस घिनौने अपराध को सुनकर जो उसने अभी तक सोचा भी नहीं था कि वह रॉकी के साथ ऐसा भी करना चाहेगी। आप सब मुझे क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। एक लड़की एक गरीब से क्या उम्मीद कर सकती है? जाहिर है कि वह पैसे वो रुतबा तो नहीं दे सकता ना। सीधी सी बात है, इसे और क्या चाहिए इस फटीचर से? क्या पता इसने पहले भी। इतना बोलकर प्रीति मक्कारी हंसी हंसने लगी। उसने अब तक अपना लड़की होने का शर्म लिहाज पार्टी में बेचाई थी, जो वह खुद एक लड़की होकर एक लड़की पे ऐसे घिनौनी और गंदी बातें बोल रही थी। क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं? तुम्हें इसकी कीमत चुकाई पड़ सकती है। अदिति गुस्से प्रीति को बोली और सबके चेहरे देखने लगी। तभी प्रीति आगे बोली, वो तो कीमत, वो भी मैं चुकाऊंगी। नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर आगे अदिति पे हंसते हुए बोली, अब जब पकड़ी गई तो मैं कीमत चुकाऊंगी। देख रहे हैं आप सब, मुंह काला कोई और करे और कीमत और चुकाए। इस बार अदिति खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से में बोली, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मुंह नोच लेती, लेकिन तुम तो वो भी डिजर्व नहीं करती हो कि मैं तुम्हें अपने इन हाथों से छूऊं। जैसे अदिति ने ये बोला तभी प्रीति गुस्से में आ गई और उसके सामने अपना कदम बढ़ाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने के लिए? मुझसे माफी मांग। इसी वक्त अदिति अपनी आंखें छोटी करके बोली, कभी नहीं मांगूंगी माफी, नेवर। इस बार रॉकी अदिति से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, तुम मेरे लिए परेशान क्यों हो रही हो? अगर मैं किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो चला जाता हूँ ना। रॉकी इतना बोलकर 2 कदम पीछे हुआ और जाने लगा। तभी अदिति उसे रोक देती है और प्रीति को देखते हुए बोली, रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे हो? और तुम्हें पता ये कौन है? प्रीति अनबुझ की तरह गुस्से में अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, नहीं, क्या कहीं का राजा महाराजा है? प्रीति इतना बोली ही थी कि तभी एक गूंजती हुई आवाज आई जो पूरे हाल में गूंज उठी। उसका नाम रॉकी है। जैसे ही सबने सुना तो सब दरवाजे की ओर देखने लगे। कभी रॉकी को देखते तो कभी सामने, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अगर कुछ था तो वो था सबके लिए नफरत और गुस्सा। CH-45 रॉकी और अदिति। अब तक रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे हो? और तुम्हें पता ये कौन है? प्रीति अनबुझ की तरह गुस्से में अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, नहीं, क्या कहीं का राजा महाराजा है? प्रीति इतना बोली ही थी कि तभी एक गूंजती हुई आवाज आई जो पूरे हाल में गूंज उठी। उसका नाम रॉकी है। जैसे ही सबने सुना तो सब दरवाजे की ओर देखने लगे। कभी रॉकी को देखते तो कभी सामने, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अगर कुछ था तो वो था सबके लिए नफरत और गुस्सा। अब आगे जब सब ने भारी भरकम आवाज सुना तो सब उस ओर देखने लगे जहां अभी अभी राम सिंघानिया प्रकिक से आ रहे थे। और जब उन्होंने रॉकी को सबने भला बुरा कहा तो वे गुस्से में आ गए थे। इस वक्त राम के चेहरे पे सिर्फ गुस्सा था जो पार्टी में हर कोई फील कर सकता था। सबके पैर कांप रहे थे। राम अपने कदम बढ़ाते हैं। उस वक्त माहौल पूरा शांत था, इस वजह से राम के चलने की आहट तक सुई दे रहा था। प्रीति तो बस डरी सहमी एक ही पोजीशन में खड़ी थी जैसे कि उसे शांत सुन गया हो। राम रॉकी के ठीक बगल में अगर खड़े हो गए थे और उसे एक नजर देखकर फिर सामने देखने लगे। उस समय उनके चेहरे के भाव को बता पाना मुश्किल था। इसका नाम रॉकी है और यह आज हमारे पार्टी का चीफ गेस्ट है। तो कोई और कुछ बोलना चाहता है? जैसे ही ये बात राम सिंघानिया ने कहा तो सब शांत हो गए। अब कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी भी प्रीति को रॉकी से जलन थी। उसने किसी का परवाह किए बिना ही कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए आप अभी इसे बाहर निकाल दीजिए। राम सिंघानिया गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी निकलना है और कौन पार्टी में रहेगा यह मैं डिसाइड करूंगा। पहले तो प्रीति के पिता अपनी बेटी की काबिलियत पे खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला था कि सामने वाला लड़का कौन है तो जैसे उन्हें शाप ही सूंघ गया था। रघुनाथ ने खुद को संभाला और सामने आते हुए नर्म लहजे में बोले कि बॉस, ये तो बच्ची है और बच्चों से तो गलती होती रहती है। सर आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती ये कभी नहीं करेगी। राम गुस्से में आग बबूला हो गए थे और प्रीति और उसके डैड दोनों को गुस्से में देखते हुए बोले, ये राज्य मेरा है और यहाँ का राजा मैं हूँ। कौन बच्चा और कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोला पा रहा था। तभी अदिति जो रॉकी के साथ खड़ी थी वह बोली, अंकल प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। राम उसे अपने हाथ से रोक दिए थे और रघुनाथ के तरह देखते हुए बोले, मेरे खाते में माफी नहीं होती बच्ची। फिर आगे बोले, गुस्से में बोले, रघुनाथ तुम्हें इसी वक्त मेरे कंपनी से निकाला जाता है और शेयर होल्डर के पद से बेदखल किया है। फिर आगे एक एक शब्दों पे जोर देते हुए, इसी वक्त नो इट्स टाइम, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही राम सिंघानिया ने ये कहा तो रघुनाथ के होश उड़ गए और वह रॉकी को गुस्से में देखते हुए बोला, इस लड़के के लिए आप मुझे शेयर होल्डर के पद से बाहर कर हैं। क्या आप भूल गए कि मेरा इस कंपनी में 5% का हिस्सा है?
उद्धरण चिन्ह। राम सिंघानिया गुस्से में बोले, मैं कुछ नहीं भूलता, ना ही अपने दुश्मनों को और ना ही अपनों शून्य को। इतना बोलने के बाद उन्होंने अपने पॉकेट से चेकबुक निकाला और उस पे साइन कर देते हैं। उसके बाद उसके सामने करते हुए बोले, यह मेरा चेकबुक है और इस पे मेरा साइन है। जितने चाहिए उतने जीरो लगा लेना, लेकिन इसके बाद तुम और अपनी बेटी के साथ इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अगर मुझे तुम दोनों मुझे दिखे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरे कंपनी के लिए काम भी करते थे। फिर आगे गेट की तरफ इशारा करते हुए बोले, गेट आउट नाउ। राम सिंघानिया की ये बेइज्जती रघुनाथ को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। सब राम सिंघानिया के डार्क साइड के बारे जानते थे, इसलिए किसी ने भी रघुनाथ की मदद करने की नहीं सोची। वही गुस्से और बेइज्जती का दाग लिए रघुनाथ और प्रीति रॉकी को गुस्से में देखे रहे थे। रघुनाथ ने अपनी बेटी को आगे चलने को कहा और एक नजर सबको देखते हुए पूरी सभा में बोला, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, सबसे और खासकर लड़के तुमसे। इतना बोलकर वह चला गया। सब हताश होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। कुछ ही देर में पार्टी फिर से चलने लगी और सब एक एक कर रॉकी से मिलने आते और उससे उसका परिचय पूछते। कोई अपनी बेटी को उससे मिलवाता तो कोई अपनी पोती को। रॉकी सबसे मिलता और सबसे हाथ मिलाता। उसने बार बार यही कहा कि उसका नाम रॉकी है। इन सब में रॉकी तो अदिति को भूल ही गया था। वही अदिति उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। जब रॉकी ने ये देखा कि अदिति उसे गुस्से से देख रही है तो उससे समझते देर नहीं लगा कि आखिर अदिति उससे गुस्सा क्यों है। तो वह जल्दी से सबको एक्सक्यूज बोलकर सीधे अदिति के पास आ गया। अदिति उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगी जैसे उसे किसी की फिक्र ही ना हो। रॉकी उसके सामने गया और मासूमियत से बोला, अरे यार आई एम सॉरी ना। अदिति उसे कोई जवाब नहीं देती है। रॉकी फिर बोलता है, वैसे थैंक्स। अदिति बस इतना ही बोली, हन ओके। रॉकी चिढ़ते हुए बोले, देखो मुझे लड़कियों के नखरे उठाने नहीं आते, बोलना है तो बोलो, न हो तो मैं जा रहा हूँ। रॉकी ने जैसे ही ये कहा तो अदिति पलती और उसके कॉलर को पकड़कर अपने पास खींच लेती है और उसे सीधे और सपाट लहजे में बोली, यहाँ से जाने की सोचना भी मत, वरना जान से तुम्हें मार दूंगी। रॉकी उससे कॉलर छोड़ाते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा। तभी अदिति उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्योंकि अब तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। तुम्हारा वो भोला और क्यूट सा चेहरा मुझे पसंद है। रॉकी ने जैसे ही सुना तो उसके हाथ वही रुक गए और मायूस सा होगा उसने अपना कुछ नहीं किया और वही बैठा गया। जब अदिति ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह पूछने से खुद को रोक नहीं सकी और बोली, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तभी रॉकी अपना गर्दन ना में हिलाते हुए बोला, नहीं 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 तो ऐसी कोई बात नहीं है। अदिति उससे सवाल करती है, तो फिर क्या बात है। रॉकी सामने देखते हुए बोला, मैं पहले ही किसी के साथ जीने की कस्में खा चुका हूं। अदिति सुन रह गई, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। यह पहली बार था जब अदिति ने किसी को सामने से अपना माना हो और सामने वाला उसे अपना मानने से इनकार कर दिया हो। अदिति एक साफ दिल की लड़की थी, उसे पैसे का कोई घमंड नहीं था। उसे तो बस रॉकी के जैसा ही एक जीवन साथी चाहिए था जो उसे अपने पलकों पे बैठा कर रखे और उसे खुद से ज्यादा प्यार दे, लेकिन शायद उसके नसीब में नहीं था। अदिति अपने रोते हुए दिल को संभाला और रॉकी को मुस्कुराकर देखने लगी और बोली, तो कौन है वो खुशनसीब जिसने तुम्हारा दिल चुराया है। रॉकी ने जैसे ही ये सुना तो उसके रोम रोम में सानाया का चित्र घूमने लगा। सानाया का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसके सुर्ख लाल होठ। रॉकी मुस्कुराने लगा और यह भूल ही गया कि उसके सामने ही अदिति बैठी उसे ही देख रही है। तभी उसे अदिति का आवाज आता है, हाय, कहाँ खो गए। रॉकी जैसे ही ये सुना तो वह होश में आया और बोला, कुछ नहीं। तभी अदिति बोली, तो अब बता भी दो कि उस लड़की का नाम क्या है। रॉकी मुस्कुरा कर बोला, सानाया। अदिति ने ये नाम 2-3 बार दोहराया और खड़ी हो गई। अदिति मुस्कुराकर अपना हाथ आगे कर देती है और गहरे भाव से मुस्कुराकर बोली कि तो अब मैं चलती हूँ। मुझे जिससे मिलना था मैंने उससे मिल भी लिया और उसे अपने दिल में बसा भी लिया। फिर आगे बोली, अगर तुम दोनों में झगड़ा हो जाए और तुम दोनों अलग हो जाओ तो याद रखना मैं तुम्हें उससे पहले अपना बना लूंगी। रॉकी उसकी प्यारी बातों को सुनकर हंसने लगा और उससे हाथ मिलाते हुए उसे छेड़ते हुए बोला, भला कौन स्वर्ग की अप्सरा को छोड़ना चाहेगा। दोनों ने मुस्कुराकर हैंडशेक किया और फिर अदिति चली गई। वही रॉकी उसे जाते हुए देखता रहा, भला वह कर भी क्या सकता था। अदिति के जाते ही रॉकी इधर उधर देखने लगा। अब रॉकी बोर होने लगा। तभी उसने अपने डैड को वाइन का गिलास हाथ में लेते हुए देखा। तभी उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया और उसने सोचा क्यों ना आज डैड को ही परेशान किया जाए, वैसे भी कुक से करने को है भी नहीं। रॉकी मुस्कुराया और अपना मोबाइल निकल कर वीडियो करने लगा। रॉकी ने कुछ 2 मिनट का वीडियो बनाया और फिर अपने डैड की तरफ आने लगा। जब राम ने उसे अपनी तरफ आता देखते हैं तो वे अपने भवे उचका कर बोले कि क्या हुआ। तभी रॉकी बोला, आप ये क्या पी रहे हैं, क्या मोम को इसके बारे में पता है। राम ने जैसे ही अपने हाथ में वाइन का गिलास देखते हैं तो वे उसे टेबल पर रख देते हैं, जैसे वे बताना चाह रहे थे कि ये गिलास मेरा नहीं है। तभी रॉकी उन्हें देखते हुए बोला, आपके ऐसे रखने से क्या मैं आपको छोड़ दूंगा नहीं। मैंने तो आपका वीडियो भी बना लिया है और मैं अभी उसे मोम के पास भेजने वाला हूँ। तभी राम उसे गुस्से से देखते हुए बोले, तुम अपनी मोम से कुछ नहीं बोलोगे। तभी रॉकी उन्हें बच्चों के जैसे लड़ते हुए बोला, नहीं मैं तो बताऊंगा। समर पीछे खड़ा दोनों की नोक झोंक वालों केमिस्ट्री को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने ऊपर देखते ही भगवान का शुक्रिया किया, आपका धन्यवाद भगवान की आपने मेरे बॉस की जिंदगी में उनकी फैमिली को लौटा दिया। तो आप सबको क्या लग रहा है, क्या अदिति रॉकी को डिजर्व करती है, क्या उसे रॉकी मिलना चाहिए।
CH46 रॉकी का दर्द। अब तक आपके ऐसे रखने से क्या मैं आपको छोड़ दूंगा नहीं। मैंने तो आपका वीडियो भी बना लिया है और मैं अभी उसे मोम के पास भेजने वाला हूँ। तभी राम उसे गुस्से से देखते हुए बोले, तुम अपनी मोम से कुछ नहीं बोलोगे? तभी रॉकी उन्हें बच्चों के जैसे लड़ते हुए बोला, नहीं मैं तो बताऊंगा। समर पीछे खड़ा दोनों की नोक झोंक वालों केमिस्ट्री को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने ऊपर देखते ही भगवान का शुक्रिया किया, आपका धन्यवाद भगवान की आपने मेरे बॉस की जिंदगी में उनकी फैमिली को लौटा दिया। अब आगे राम और रॉकी को आपस में पिता और बेटे की तरह लड़ता देख उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को सहने से रोक रखा था। रात ज्यादा हो गई थी तो अब तक शेयर होल्डर्स जा चुके थे और कुछ दो चार रह गए, वो तो इपकर टल्ली थे। उन्हें खुद की गिकर नहीं था तो सामने क्या हो रहा उन्हें कैसा पता चलेगा। राम एक विंग वाली चेयर पे बैठे थे, तभी रॉकी उनके पास नीचे ही फर्श पे बैठ गया और उनके गोद में अपना सर रख दिया। राम तो अचानक से हुए बदलाव को देखकर चौंक गए, वही हाल समर का भी था। तभी राम रॉकी को देखते हुए बोले, जिसका सर अभी उनके गोद में था, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा डैड हूं मां नहीं? राम उसे बोल भी रहे थे और डांट भी रहे थे और साथ ही साथ उसके सर को सहला भी रहे थे। रॉकी ना जाने कब से खुद को संभल रखा था। राम को पलने तो वह अपना डैड भी नहीं मानना चाहता था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज रॉकी के लिए उसके डैड ही सब कुछ है। उनका अरोगेंट वाला लुक जब सामने आते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है और जब घर जाते हैं तो सबसे अच्छा पति और पिता बन जाते हैं। रॉकी को तो बस अपने पिता की तरह ही बनना था, उनके हर एक गुण और अवगुण को खुद में उतार लेना चाहता था। रॉकी ये सब सोच ही रहा था कि तभी राम उसके सर को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ? पैसे चाहिए? राम को तो यही लगा था कि शायद रॉकी को पैसे की जरूरत है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि रॉकी के पास गोल्डन कार्ड है जो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास ही है। रॉकी मुस्कुराकर बोला, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। राम सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, आखिर में कुछ सोचते हुए बोले, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रॉकी समझ पा रहा था कि उसके डैड अब उसके लिए चिंतित ही रहे हैं। रॉकी उनके गोद में ही सर रखे हुए बोला, डैड थैंक यू। राम को सिर्फ उसी की कही हो आवाजें आ रही थी। राम उसे देखते हुए बोले, और वो क्यों? इतना बोलकर उसके सर को सहलाने लगे थे। इतने में रॉकी फिर से बोला, थैंक्स इसलिए क्योंकि आप हमारे जिंदगी में आए। फिर आगे बोला, जब तक आप हमारे लाइफ में नहीं आए थे तब हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल में कट रही थी। मैं दिन में कॉलेज जाता था और रात में काम करता था। आज रॉकी अपने डैड के सामने अपना दर्द बयां कर रहा था और वही राम सिर्फ सुन रहे थे। समर तो बस रॉकी में ही खोया था कि क्या कोई इतनी कम उम्र का बच्चा भी इतना समझदार हो सकता है। वो खुद को इस बात को सोचने से दूर नहीं रख पाया कि जब बॉस की वाइफ को घर से निकाला गया था तब रॉकी सर 2 साल था और उस समय कैसे मैम ने खुद और अपने बच्चे को पाला होगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने 10 साल पहले ही इन्हें क्यों नहीं ढूंढा। अगर ढूंढ लिया होता तो शायद वह कुछ तो अपना गिल्ट कम कर पाता। समर ये सब सोच ही रहा कि तभी रॉकी के शब्दों ने उसके ख्यालों से बाहर लाया। डैड मुझे 10,000 मिलते थे जिस दिन बार के मालिक ने मुझे निकाला था, उसी दिन मैं आपसे मिला था। इतना बोलकर रॉकी शांत हुआ और एक गहरी सांस ली, फिर बोलना स्टार्ट करता है, पता है डैड। उद्धरण चिन्ह। अब तक राम तो बस अपने बेटे के कॉन्फेशन को ही सुन रहे थे जिसमें रॉकी का दर्द साफ साफ दिख रहा था। राम उसके सर को सहलाते हुए बोले, क्या? रॉकी उसने तरफ पलटा और उन्हें देखते हुए बोलता है कि मुझे काम से आते आते लेट हो जाता था, तब भी मोम मेरा वेट करती थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मोम किसी और का भी वेट करती थी। राम उसके आंखों में देखते हुए बोले, किसका? इस पे रॉकी दर्द में भी मुस्कुरा कर जवाब देता है, आपका। फिर आगे बोला, मैंने कई रात उन्हें रोते हुए देखा है। वो हमेशा गेट की तरफ देखती और जब कोई नहीं आता दिखता तो खुद को कमरे में बंद करके रोने लगती। माँ ने हमेशा एक सौगाहन की तरह रही है। इतना बोलकर रॉकी शांत हुआ और फिर आगे गहरी सांस लेकर बोला, और जब मैं उनसे पूछता था कि हमारे डैड हैं नहीं तो आप फिर क्यों ऐसे रहती हैं, तो वे हमसे गुस्सा हो जाती। फिर रॉकी हंसते हुए बोला, तब हमें उन्हें मनाना पड़ता था। राम रॉकी के बातों को सुनकर कर एकदम से खड़े हो गए और रॉकी को गले से लगाकर बोले, आई एम सॉरी मेरा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। रॉकी मुस्कुराकर जवाब देता है, कोई बात नहीं है डैड, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, वो तो मुझे बस बताना था आपको कि माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। रॉकी बोलते बोलते हंसने लगा था। उसके हंसी में अजीब सी खुशी थी जैसे समर साफ साफ देख पा रहा था। शायद रॉकी ने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। इतने में राम ने अपने माथे पे हाथ रखते हुए बोले, बाप रे अब मैं क्या करूं? तभी रॉकी और समर दोनों उन्हें देखने लगे। रॉकी डरते हुए बोला, क्या हुआ डैड? तभी राम डरते हुए बोले, टाइम कितना हो रहा है? समर बोला, 11 बज रहे हैं बॉस। तभी राम डरते हुए बोले, तेरी माँ मुझे मार ही डालेगी आज तो। रॉकी झट से बोला, कौन मारेंगी? माँ आपको। राम डरते हुए बोले, क्योंकि उसने मुझे 10 बजे तक आ जाने के लिए बोला और हम साथ में फिल्म देखने वाले थे। रॉकी उनकी बात सुनकर हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? राम चिढ़ते हुए बोले थे। तभी रॉकी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, आपको इस उम्र में रोमांटिक फिल्म देखनी है, वो भी मोम के साथ। राम सीना तानते हुए बोले, क्यों मैं नहीं देख सकता? और अभी मेरी उम्र ही क्या है, 52 साल का हत्ता कट्टा जवान हूँ। उनकी बातें सुनकर रॉकी हंसने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वही अब समर का बुरा हाल हो रखा था, बेचारा बॉस की वजह से हंस भी नहीं सकता था और अपनी हंसी रोक भी नहीं पा रहा था। रॉकी उन्हें दोनों अंगूठा देखकर हंसते हंसते बोला कि डन डैड, आप तो जवान है और अगर आप इस उम्र में रोमांस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तभी राम चिढ़ते हुए बोले, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो?
ये नहीं कि अपनी मोम को मनाने का कोई आइडिया भी बता देते। राम ये सब बोल ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। जब दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो समर था, जो खुद को रोक नहीं पाया था और हंसते हंसते बोल रहा था कि 52 साल का जवान, हाँ 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 हाँ, और रोमांस। राम और रॉकी दोनों उसे गुस्से में घूर कर देख रहे थे। जब समर को फील हुआ कि कोई उसे गुस्से में घूर रहा है तो वह एकदम से शांत हो गया और बोला, सॉरी बॉस। इतना बोलकर वह फिर से हंसने लगा। इस बार चिढ़ते हुए राम बोले, गधे, अगर अब मुझ पे हंसा तो मैं तेरी 1 साल की सैलरी काट दूंगा और तुझे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फ्री में काम करना होगा। जैसे ये बात समर ने सुना तो एकदम से शांत हो गया। तभी रॉकी बोला, डैड तो जल्दी जाइए, वरना मैं नहीं जानता कि मोम आपका क्या करेगी। तभी डरते हुए राम बोले, तो तुम्हारी मोम क्या करती थी जब तुम लेट जाते थे घर पे? तब रॉकी सोचते हुए बोला, तब डैड मोम अपने हाथ में हमेशा बेलन रखती थी और जब मैं घर जाता था तब मेरी उसी से कुटी होती थी। इतना सुनना था कि राम सपना देखने लगे जिसमें सुमित्रा जी उन्हें बेलन से पिट रही हैं और बोल रही हैं कि आपने इतना लेट आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही थी, आया आप थे कि वहां पार्टी कर रहे थे? राम डर से चिल्लाते हुए बोले, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं जाऊंगा ही है। उन्हें ऐसे पैनिक करता देख रॉकी उनके कंधों को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ डैड? राम हंस में आते हुए बोले, तेरी मोम से मुझे अभी से ही डर लग रहा है। फिर अपने मन में ही बोले, छह ऐसा थोड़ी ना होगा, मैं तो उसका पति हूँ और पति को कोई भला थोड़ी मरता है। इससे पहले कि ज्यादा लेट हो जल्दी से निकल जाता हूँ, क्या पता डिजिटल जमाना है, कुछ भी हो सकता है। इतना सोचने के बाद अपना पासीना पोंछते हुए बोले, मैं जा रहा हूँ और तुझे समर छोड़ देगा। इतना बोलकर जल्दी से घर के लिए निकल गए। वही रॉकी और समर उन्हें देखकर हंस रहे थे। समर मन में ही बोला, वहरे भगवान, तेरी लीला, अंडरवर्ल्ड का डॉन अपनी बीबी से रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन जिसकी सने किसी की नहीं चलती, उसकी बीबी के ये हालत। वही सिंघानिया मेंशन में, वही अपने कमरे में अर्चना मोबाइल पे लगी थी और ऑनलाइन किसी को ढूंढ रही थी। तुम्हें मैं ढूंढ कर रहूंगी, मेरा दिल धड़का कर भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगी। वही दूसरी तरफ अभिजीत सोया खुद में ही खोया था। कौन थी तुम? वही हॉल में सुमित्रा जी गुस्से में सोफे पे बैठी गेट की तरफ देखे जा रही थी और मन ही मन बोल रही थी, आज आपको मैं बता ही दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। आप बस घर तो आइए, आपने मेरी डेट खराब कर दी है। नहीं आना था तो मुझे बता देते, लेकिन नहीं। उद्धरण चिन्ह CH47 आप ना बड़े वाले वो है। वही अपने कमरे में अर्चना मोबाइल पे लगी थी और ऑनलाइन किसी को ढूंढ रही थी। तुम्हें मैं ढूंढ कर रहूंगी, मेरा दिल धड़का कर भाग जाओगे और मैं कुछ नहीं करूंगी। वही दूसरी तरफ अभिजीत सोया खुद में ही खोया था। कौन थी तुम? वही हॉल में सुमित्रा जी गुस्से में सोफे पे बैठी गेट की तरफ देखे जा रही थी और मन ही मन बोल रही थी, आज आपको मैं बता ही दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। आप बस घर तो आइए, आपने मेरी डेट खराब कर दी है। नहीं आना था तो मुझे बता देते, लेकिन नहीं। उद्धरण चिन्ह अब आगे। कभी कभी दूरियां कुछ ज्यादा ही खाती हैं, इसका एहसास तब होता है जब आपको उसकी कमी खलने लगे। तो क्या आपने उन्हें रोमांस करते देखा है, जिन्हें जीने के लिए सच में अपने साथी की जरूरत होती है? अगर नहीं तो देखिए और फील कीजिए जब आप भी 50 के होंगे। सुमित्रा जी हॉल में बैठे बैठे थक चुकी थी, इसलिए अपने गुस्से को दबाते हुए कमरे जाने लगी थी। कुछ कदम ही आगे बढ़ी हुई थी कि तभी उन्हें पैरों की आहट सुनाई देती है। सुमित्रा जी जैसे ही पीछे पलती तो देखती हैं कि राम तेज कदमों के साथ घर के अंदर आ रहे हैं। राम को आता देख सुमित्रा जी का मुंह बन गया था। वह मन में ही बोली, अभी आ रहे हैं? क्या इन्हें पता नहीं था कि हमें क्या करना था? आज तो इन्हें माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद थोड़ा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप वही रुक जाइए। जैसे ही राम ने गुस्से में ये आवाज सुना तो वे वही उनके पैर जैसे जम से गए। डरते हुए उन्होंने अपनी नजरें उठाए और सामने देखने लगे, जहां सुमित्रा जी गुस्से में कमर पे हाथ रखे उन्हें ही देख रही थी। डरते हुए आगे बढ़ने लगे। आई एम सॉरी, मैं ना थोड़ा लेट हो गया। राम अपना सर सहलाते हुए बोले। इस वक्त राम एक बच्चे के जैसे हरकतें कर रहे थे। सुमित्रा जी चिढ़ते हुए, क्या मजाक कर रहे हैं आप? थोड़ा लेट? आप पूरे 2 घंटे लेट हैं। अपना घड़ी देखिए। राम ने अभी तक टाइम नहीं देखा था तो उन्हें पता नहीं था कि अभी कितने बज रहे हैं। उन्हें तो बस जल्दी जाना था। वो तो मैं हाँ, पार्टी में रॉकी ने मुझे रोक लिया था, अब बेटे को थोड़ी नहीं मना कर सकते हैं। सुमित्रा जी झल्लाते हुए बोली, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है जो पार्टी में इतना देर तक रुके, और आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी गलती मेरे के सर फोड़ना चाहते हैं। रुकिए, आपको तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलने के बाद सुमित्रा जी ने बगल में ही टेबल पे रखा रिमोट उठा लेती हैं और राम की तरफ बढ़ने लगी हैं। राम तो ये देख डरने लगे थे। उन्हें सब याद आने लगा था कि रॉकी ने उससे क्या कहा था, मोम को जब गुस्सा आता तो वे बेलन से मरती हैं। राम का डर से गला सूखने लगा था। वे अपना अपना डर का घुट पीटे हुए बोले, देखो जान, मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम मुझे मरोगी तो तुम्हें पाप लगेगा। उनके बात को काटते हुए सुमित्रा जी बोली, कोई पाप वाप नहीं लगेगा। करचौथ आने वाला है तो मैं भगवान से माफी मांग लूंगी और वे मुझे माफ भी कर देते हैं। सुमित्रा जी रिमोट दिखाते हुए आगे बढ़ रही थी तो वही राम धीरे धीरे पीछे होने लगे थे। राम अटकते हुए बोले, देखो मैं इस शहर के सबसे बड़े कंपनी का मालिक है। जब लोग सुनगे रो क्या कहेंगे मेरे बारे में?
कि हमारा सीईओ अपनी बीवी से पिटता है और तो फिर मेरी कोई नहीं सुनेगा और मुझसे कोई नहीं डरेगा। सुमित्रा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, ये तो आपको पहले सोचना था ना। अब क्या फायदा। वैसे आप चिंता मत कीजिए, इस घर की मालकिन मैं हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका ये सीक्रेट बाहर लिखना हो। राम बोले, माफ कर दो ना, बस एक बार चलो ना, हम अभी देखते हैं मूवी। जैसे ही ने कहा तो सुमित्रा जी झल्लाते हुए बोली, अब मुझे नहीं देखनी आपके साथ फिल्म। आप हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। राम सुमित्रा जी को समझाते हुए बोले, अब हो गया नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सुमित्रा जी ने रिमोट लेते हुए जैसे ही राम के सामने आए तो राम ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोली, छोड़िए मेरा हाथ। तभी राम ने उन्हें कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उनके करीब होते हुए बोले, जान, मैंने छोड़ने के लिए थोड़े ना पकड़ा है। ये सुनते ही सुमित्रा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी कि इन्हें क्या हो। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, वह डैड, कमाल कर दिए आपने, अब मत छोड़ना, ऑल द बेस्ट। ये अर्चना थी, जो पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी, लेकिन जब उसने दोनों को ऐसे नोक-झोंक वाली रोमांस करते देखा था तो वह वहीं रुक गई थी। सुमित्रा जी शर्म के मारे लाल हो गई थी, उन्होंने अपना सर राम के सीने में छुपा लिया। राम ने भी देरी नहीं की और सुमित्रा जी को अपने बाहों में लिया। सुमित्रा जी अभी भी शर्म के मारे इधर नहीं देख पा रही थी, तो वही अर्चना खड़ी दोनों के मजे ले रही थी। तो डैड, अभी तक आप कहाँ पहुंचे? राम अनजान बनते हुए बोले, कहा। तभी अर्चना आंख मारते हुए बोली, आप दोनों की रोमांस। ये सुनते ही अब तो सुमित्रा जी के कान लाल होने लगे थे, तो वही राम अर्चना को डांटते हुए बोले, पागल लड़की, चलो जाओ अब, नहीं तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगा। अर्चना जल्दी से बोली, नहीं नहीं डैड, मैं जा रही हूँ, आप मेरी पॉकेट मनी मत काटना। इतना बोलकर दौड़कर भाग गई। राम ने अर्चना के जाते ही शांत हुए और एक गहरी सांस ली। तभी अर्चना दूर करी बोली, ऑल बेस्ट डैड, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैड हैं, आई लव योर डैड एंड मोम। इतना बोलकर भाग गई। इधर दोनों आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे, लेकिन अभी राम को कुछ याद आया और वह उन्हें अपने बाहों में लपकते हुए बोले, तो धर्मपत्नी जी, आपको शर्म भी आता है? जैसे ही सुमित्रा जी ने ये सुना तो उनका मुंह बन गया। अब आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं और मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। सुमित्रा जी झल्लाते हुए उनसे दूर होते हुए बोली, छोड़िए मुझे। राम एक शब्द में बोले, कभी नहीं। इतने में दोनों आकर सोफे पे बैठ गए थे। सुमित्रा जी ने अपना सर राम के कंधे पे रखा हुआ था और दोनों अब मूवी देखने का कोई मन नहीं था, दोनों एक दूसरे को फील करने की कोशिश कर रहे थे। सुमित्रा जी उनके कंधे पे सर रखे हुए ही बोली, सुनिए। राम सुमित्रा जी के उंगलियों के साथ खेलते हुए बोले, हन। तभी सुमित्रा जी बोली, आज आप मेरे बेटे से मिले, कैसा है अब रॉकी, ठीक तो है ना? राम हंसते हुए बोले, हाँ ठीक है और खुश भी, लेकिन आपको मेरी याद तो नहीं आती? इतना बोलने के बाद उन्होंने सुमित्रा जी के नाक को खींच दिया। सुमित्रा जी छिड़ते हुए बोली, आपकी आदत अभी भी नहीं सुधरी, आप ना बहुत ही बड़े वाले वो हैं। राम सुमित्रा जी को शांत स्वर में बोले, क्या? मैं क्या हूँ? सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं। तभी राम कुछ सोचते हुए बोले, वैसे मुझे लगता है रॉकी रोमांस के मामले में मुझ पे गया है। सुमित्रा जी एकदम से हड़बड़ाते हुए बोली, क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। राम एक से बोले, क्यों, क्या खराबी है मुझ में? उनके शब्दों का जवाब देते हुए बोली, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप तो बड़े सीधे हैं, मुझे सब पता है, आप कॉलेज के दिनों में कितने बड़े वाले वो थे। ठरकी। राम ये सुन के एकदम से चौंक गए और बोले, क्या मैं ठरकी हूँ? सुमित्रा जी प्यार से उनके सीने में छुपते हुए बोली, मेरा ठरकी। राम हंसते हुए उन्हें अपने पास खींच लिया और बोले, चलिए धर्मपत्नी जी, आपने अपना ठरकी कहा तो मैं मान लेता हूँ, और इतना बोलते जी एक आंख मर देते हैं। सुमित्रा जी के तो होश उड़ गए राम के ऐसा करने से। सुमित्रा जी चिढ़ गई और बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। राम बोले, मैं अपनी फैमिली के लिए ही इतना अच्छा हूँ, नहीं तो पूरी दुनिया मुझे जल्लाद मानती है, एक क्रूएल बॉस। सुमित्रा जी बोली, बड़े आए क्रूएल बॉस हो। इतना बोली ही थी कि तभी उन्हें कुछ याद आया और वे बोली, हमें ना रॉकी के बारे में सोचना चाहिए, अब वह 23 का हो जाएगा। फिर आगे राम को देखते हुए बोली, आपने सोचा है अपने बच्चों के शादी के बारे में? राम सुमित्रा जी को देखते हुए बोले, हाँ सोचा है, पहले हम रॉकी की शादी करेंगे, उसके बाद मैं अपनी गुड़िया के बारे में सोचूंगा। सुमित्रा जी चौंकते हुए बोली, क्या मतलब आपका, आपने लड़की ढूंढ ली है? राम से रुका नहीं गया और जोश में बोल बैठे, हाँ मैंने अपनी बहू। राम इतना ही बोले थे कि तभी उन्हें याद आया कि रॉकी ने उन्हें मोम से बताने के लिए मना किया था। रॉकी अभी नहीं चाहता था कि उनके घर वाले को पता चले, वजह ही कुछ ऐसी थी। सानाया को रॉकी ऐसे ही पसंद था, उसका स्वीट बिहेवियर, उसका हंसता हुआ चेहरा, लेकिन अब तो राम ने गलती कर दी, उन्होंने जोश में वो बोल दिया जो उन्हें कभी नहीं बोलना था। तो अब क्या होगा? तो क्या अरे घरों में प्यार नहीं होता है? मुझे लगता है होता है, हम बस उसे देख नहीं पाते, क्योंकि उनके और हमारे बीच में पैसे आ जाते हैं और हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि बड़े लोग पैसे से सब खरीद सकते हैं, प्यार भी। तो आप सबको सुमित्रा जी और राम की केमिस्ट्री कैसी लगी? कमेंट करके बताओ। CH48 अब क्या होने वाला है? अब तक राम सुमित्रा जी को देखते हुए बोले, हाँ सोचा है, पहले हम रॉकी की शादी करेंगे, उसके बाद मैं अपनी गुड़िया के बारे में सोचूंगा। सुमित्रा जी चौंकते हुए बोली, क्या मतलब आपका, आपने लड़की ढूंढ ली है? राम से रुका नहीं गया और जोश में बोल बैठे, हाँ मैंने अपनी बहू। राम इतना ही बोले थे कि तभी उन्हें याद आया कि रॉकी ने उन्हें मोम से बताने के लिए मना किया था। रॉकी अभी नहीं चाहता था कि उनके घर वाले को पता चले।
वजह ही कुछ ऐसी थी। सानाया को रॉकी ऐसे ही पसंद था, उसका स्वीट बिहेवियर, उसका हंसता हुआ चेहरा। लेकिन अब तो राम ने गलती कर दी, उन्होंने जोश में वो बोल दिया जो उन्हें कभी नहीं बोलना था। तो अब क्या होगा? अब आगे? हाँ, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपना राज किसी से छुपाना चाहते हैं, लेकिन बात में वह बात सामने आ गया हो? रॉकी के साथ भी वैसा ही हो रहा है। आप आगे? राम जोश जोश में वो बोल बैठे थे जो उन्हें बोलना ही नहीं था। इधर सुमित्रा जी एक टकी लगाकर अपनों बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या अभी अभी जो इन्होंने बताया वो सच है भी या नहीं। राम बात को घुमाते हुए हंसकर बोलने लगे, मैं रॉकी। इससे से ज्यादा वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि सुमित्रा जी उन्हें ही गुस्से में देख रही थी। गिल हाउस। और इस बात से अनजान बेफिक्र होकर सानाया पिल्लो को हक करके बच्चों के जैसे पूरे बेड पे फैल के सो रही थी। उसे क्या पता था कि कल की सुबह कुछ नया सियापा होने वाला है। इस वक्त सानाया के सामने रॉकी था और सानाया उसे दूर से घूर कर देख रही थी। सपने में सानाया के साथ ही उसकी दोस्त सालू भी थी जो उसे बहकाने का एक मौका भी नहीं छोड़ रही थी। देख रही है सानाया, तू कहती थी ना कि तेरा रॉकी सिर्फ तेरा है। एल देख, तेरे सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब बोल। सालू उससे सामने दिखाते हुए रॉकी के लिए अंदर जितना गुस्सा था वो सब उसे बता रही थी। दरअसल बात यह थी कि सानाया सपना देख रही थी, उसके सामने में रॉकी उससे छुपकर किसी और लड़की से मिल रहा था। तो वही सानाया कुछ दूर खड़ी अपनी दोस्त सालू के साथ देख रही थी। सानाया गुस्से में अपनी मुट्ठी मसलते हुए सालू से बोली, सालू, मैं ना उस चुड़ैल की सिर फोड़ दूंगी। मेरे प्यार पे डोरे डाल रही है कलमुही चुड़ैल नागिन। इतना बोलकर वह सीधे साक्षी को बिना देखे ही वह से रॉकी की तरफ बढ़ने लगती है। रॉकी के पास पहुंचते ही उसने उस लड़की के बाल जोर से पकड़ लेती है। उसके इतने जोर से बाल पकड़ने से वह लड़की करह उठती है। आह, लीव मी, छोड़ो मेरे बाल, आह, दर्द हो रहा है। सानाया गुस्से में उसके बाल नोचते हुए बोली, ये पहले सोचना था ना, मेरे रॉकी पे डोरे डालने से पहले। चौड़ेल, आज मैं तेरी बाल नोच लूंगी। इतना बोलने के बाद वह उसके बाल नोचने लगते हैं। गुस्से में चिल्ला रही थी चुड़ैल नागिन, ये ले, तू ना इसी के लायक है। मेरे रॉकी को डसने चली थी, मैं तेरा फेन ही कुचल दूंगी। सानाया सोते हुए ही तकिए को नोचने लगी थी, लेकिन तकिया के ऊपर खोल लगे होने की वजह से वह फट नहीं रहा था, यानी कि सपने में उस लड़की के बाल निकल ही नहीं रहे थे। सानाया गुस्से में बाल खींचते हुए बोली, नागिन, चुड़ैल क्या खाती है जो तेरे बाल इतने मजबूत है, निकल। तभी सानाया एकदम उठा बैठती है, उसकी नींद खुल जाती है। वह उठते ही इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है, मैं तो रॉकी के साथ थी और उस लड़की। इतना सोचते ही उसे सब याद आने लगता और उसे समझ आ जाता है कि ये सब हरकतें वह सपने में कर रही थी। अपने सर पे चपत लागते हुए बोली, क्या यार सानाया, किसी की इतनी भी आदत ना लगा लेनी चाहिए कि अब वह तुम्हारे सपने में भी आने लगे। सानाया मुस्कुराते हुए पीर से पिल्लो को हक करके सो जाती है। सिंघानिया हाउस। राम बिना किसी भाव के बैठे थे और सुमित्रा जी उन्हें घूर कर रख रही थी। उनके ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, अगर आज आपके मुंह से नहीं खिलता तो आप मुझे कभी नहीं बताने वाले थे। राम सुमित्रा जी के करीब होते हुए बोले, आपको मैं कैसे बताता जब रॉकी ने ही मुझे बताने से मना किया था तो। सुमित्रा जी गुस्सा करते हुए बोली, इसका मतलब आप नहीं बतात। राम अटकते हुए बोलने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं, कहीं सर, हमें तो कभी नामे हिलाने लगे थे, लेकिन उनके अजीब बर्ताव से सुमित्रा जी चिढ़ने लगी थी। सुमित्रा जी नजरें फेरते हुए बोली, आप ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। राम उन्हें गले से लगाकर बोलते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं सच आपसे प्यार करता हूँ। सुमित्रा जी अलग होने की कोशिश करते हुए बोली, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? राम सोचने का नाटक करते हुए बोलने लगे, खून क्यों? रॉकी ने मुझसे कहा था इसलिए। लेकिन अब बता दिया ना, तो बताए अब क्या करना है? फिर आगे प्यार से बल सहलाते हुए बोले, आप क्या चाहती हैं? सुमित्रा जी एकदम से बोली, पहले मैं उससे मिलूंगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या करना है। राम हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जैसे मैंने अपने और रॉकी के बारे में कुछ नहीं बताया, आप भी इस बात का दया रखेंगी कि मेरी होने वाली बहू को अभी हमारा सच पता ना चले कि हम रॉकी के मोम अंडरस्कोर डेड है। सुमित्रा जी चहकते हुए बोली, ठीक है। राम उठ गए और सुमित्रा जी को अपने बाहों में लेते हुए बोले, तो चलिए हम सोने चलते हैं, और हाँ, इस रॉकी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको इसके बारे में पता है। सुमित्रा जी झट से बोली, ओके, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ऐसी ही बात करते हुए दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुना, हॉस्टल में चारों घोड़े बेचकर सो रहे थे। किसी का पैर किसी के ऊपर था तो किसी का हाथ। तभी रॉकी एक जोर का लात प्रीतम को मार देता है। शायद रॉकी सपना देख रहा था। बेड छोटा होने की वजह से प्रीतम बेड से नीचे गिर जाता है। बेजा रॉकी से लात खाने की वजह से और नीचे गिरने से लगी चोट की वजह से दर्द के मारे कराहने लगता है। प्रीतम के ऐसे कराहने से तीनों की नींद खुल जाती है। राहुल प्रीतम के पास आते हुए बोला, क्यों गला फाड़ रहा है? सुने देता ही यार, ये जगाने का कोई तरीका भी है भला? प्रीतम उसे गर्दन से पकड़ते हुए बोला, साले कमीने, तुझे सोना है, अभी सुलाता हूँ, रुक। पहले ये बता मुझे लात किसने मारा? प्रीतम के इस सवाल से सब उसे देखने लगे, लेकिन रॉकी धीरे धीरे बेड से घिसने लगा था। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह जा पता तभी प्रीतम उसे घुरकर देखता है। कहीं तूने तो मुझे लात नहीं मारा ना? प्रीतम रॉकी पे शक करने लगा था। रॉकी हंसते हुए बोला, नहीं तो मैं तो वो बस बाथरूम जा रहा था यार।
तभी रॉकी के शब्दों को बीच में रोकते हुए राहुल बोला, मुझे लगता है तू सच बोल रहा है यार, क्योंकि मैं और रोहित तो दूसरे कोने पे सो रहे थे। रॉकी को जैसे समझ आया कि वह पकड़ा गया है तो वह दरवाजे की तरफ भागने लगा था, लेकिन राहुल उसे जल्दी से पकड़ लेता हूं और बोला, साले भाग कहाँ रहा है, अब पकड़ा गया तो निकलने की सोच रहे हैं। रॉकी प्रीतम को देखते हुए बोलने लगा, आई एम सॉरी यार, मैं सपना देख रहा था। प्रीतम उसे गर्दन से पकड़ते हुए बोला, क्या जेम्स बॉन्ड का सपना देख रहा था जो इतनी जोर से लात मारा तूने? फिर अपने कमर को सहलाते हुए बोला, आह, अभी तक दर्द कर रहा है। रमन का घर। रमन इस 2 दिनों में अच्छी ट्रीटमेंट की वजह से अब काफी ठीक हो चुका था। वह गुस्से में सोफे पे बैठा अपने डैड को देख रहा था। वही त्यागी जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। रमन टेबल पे रखे सामान को फेंकते हुए गुस्से में बोला, आप कर क्या रहे हैं डैड? आपसे एक फटीचे सा दिखने वाला गरीब पकड़ा नहीं जा रहा है तो क्या फायदा इतने अमीर होने का? त्यागी रमन को समझाते हुए बोले, बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं और अभी तक उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। रमन त्यागी जी को सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी त्यागी आगे बोला, उसकी आइडेंटिटी जानबूझकर छुपाया गया है। ऐसा लगता है कि कोई है जो उसके साथ खड़ा है, कोई बहुत बड़ा आदमी। त्यागी ने इस 2 दिनों में जितना जानकारी इकट्ठा किया था उससे उसे उतना ही पता चल पाया था कि रॉकी का कोई ना कोई कनेक्शन है किसी बड़े आदमी से। रमन अपने डैड को देखते हुए बोला, तो क्या आप हार मान रहे हैं उस रॉकी से? त्यागी बोला, नहीं। फिर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखते हुए बोला, बस आज, सिर्फ आज, कल रॉकी तुम्हारे कदमों में होगा। CH49 बिग टेबल। अब तक त्यागी ने इस 2 दिनों में जितना जानकारी इकट्ठा किया था उससे उसे उतना ही पता चल पाया था कि रॉकी का कोई ना कोई कनेक्शन है किसी बड़े आदमी से। रमन अपने डैड को देखते हुए बोला, तो क्या आप हार मान रहे हैं उस रॉकी से? त्यागी बोला, नहीं। फिर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखते हुए बोला, बस आज, सिर्फ आज, कल रॉकी तुम्हारे कदमों में होगा। अब आगे। रमन बस कुछ समय के लिए शांत हुआ था क्योंकि उसके पिता ने उससे एक दिन की मोहलत मांगी थी। टाइम होते ही रॉकी और उसके दोस्त कॉलेज के लिए निकल गए थे। समर पिछले एक दिन से परेशान था। उसे कुछ ऐसा पता चला था जिसे सुनने के बाद शायद राम सिंघानिया भी कूद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीबीआई मीटिंग चैम्बर। सामने ही सीबीआई के हेड ऑफ चीफ बैठे हुए थे। उन्हीं के बगल में बैठा अभिजीत हाथ में पेन लिए विंक कर रहा था, जिससे देख चिढ़ते हुए चीफ बोले, तो मेरे सबसे काबिल ऑफिसर, क्या पता चला है अभी तक, या तुम अभी तक बैठे हुए हो? उद्धरण चिन्ह। चीफ अभिजीत को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, इसलिए अभिजीत पे कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। अभिजीत बोला, चीफ, अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि आईटी कॉलेज में कोई तो है जो सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से रखता है। चीफ अभिजीत के बातों को समझते हुए बोले, तुम्हारा कहने का मतलब है कि आईटी कॉलेज में अंडरवर्ल्ड का बॉस है? अभिजीत शांत होकर जवाब देता है, मे बी या मे बी नॉट। अभिजीत चीफ के आंखों में देखते हुए जवाब दिया और फिर पेन को रोल करने लगा। अभिजीत ने अपने अंदाजे के बहेव पे इतना बोल दिया था। असल में उसे भी इस बात का पता नहीं था कि सच में आईटी कॉलेज में कोई ऐसा है भी या नहीं, लेकिन अब तक उसने अपने जांच से इतना तो पता कर लिया था कि कोई तो है उस कॉलेज में जो उसके आंखों से छुट रहा है। वैसे भी जसी दिन अभिजीत ने रमन और रॉकी को उस दिन लड़ते देखा था, तभी से उसे सब जानना था। उसके बाद उसने रमन का कुंडली निकाला जिसमें पता चला कि रमन मिस्टर त्यागी का बेटा है, और जब उसने रॉकी की जानकारी निकालनी चाहिए तब रॉकी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तब से अभिजीत को शक था, लेकिन वह पूरी जांच पड़ताल करने के बाद किसी निष्कर्ष पे आना चाहता था, क्योंकि उसने रॉकी को देख था जो उसे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रॉकी अंडरवर्ल्ड का बॉस है। लेकिन अगर अभिजीत ने रॉकी के आंखों में देखा होता तो उसे पता चल जाता, क्योंकि आंखें सब बता देती है। चीफ सीधा सवाल करते हैं, आप क्या करने वाले हो तुम? अभिजीत अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाते हुए चेयर पे झूलते हुए बोला, सोच रहा हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, थोड़ा कॉलेज में पढ़ लिया जाए। वैसे भी आपके चक्कर में मैंने पढ़ाई भी ठीक से नहीं किया था। चीफ अभिजीत को डांटते हुए बोले, मेरे चक्कर में पागल हो गए हो तुम, और कॉलेज में पाए? चीफ इतना ही बोले थे कि उनका माथा ठनका। फिर अभिजीत को देखते हुए मुस्कुराने लगे। अभिजीत खड़ा हुआ और बाहर जाते हुए बोला, तो फिर मिलते हैं, तैयार रहिए। चीफ उसे जाते हुए देखते रहे, फिर खुद ही सोचते हुए बोले, मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक रहोगे। अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता मेरे बच्चे। मैंने अपने बहुत से कबील ऑफिस खोया है, लेकिन अब नहीं। चीफ सोचते हुए फाइल देखने लगे जिसे अभिजीत ने दिया था, जिसमें अब तक की सारी जानकारी थी। कॉलेज क्लासरूम। रॉकी, राहुल, रोहित और प्रीतम चारों एक ही डेस्क पे बैठे थे, तो वही उनके ठीक बगल वाले डेस्क पे बैठी नताशा और लिल्ली दोनों रॉकी को ही रही थी। लिल्ली नताशा से बोली, यार नताशा, तूने सोच लिया है? एक बार फिर से सोच लेना। नताशा घमंड में चूर होकर बोली, तुम्हें क्या लगता है लिल्ली, मैंने उसके आंखों में खुद के लिए प्यार देखा है? नताशा इस वक्त रॉकी को ही देख रही थी। नताशा ने फिर से अपना मन बना लिया था रॉकी से पैर चुप करने का, और उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि रॉकी उसे मना नहीं करेगा। आफ्टर ऑल उसने मुझे प्यार किया था, और अपना पहला प्यार कौन भूलता है। नताशा को पूरी उम्मीद थी कि रॉकी उसे फिर से अपना लेगा। नताशा ने कई बार मन ही मन स्क्रिप्ट बना लिया था कि कैसे रॉकी को मनाना है। उसे आज कैसे भी करके रॉकी से बात करनी थी, लेकिन उसे पिछले बीते कई दिन भी याद थे जिसमें नताशा ने खुद ही रॉकी की बेइज्जती करने में कोई कस
रन छोड़ी हो। RS कॉर्पोरेशन। राम का ऑफिस। राम अपने ऑफिस में बैठे फाइल्स और ईमेल चेक कर रहे थे जो उन्हें पिछले प्रोजेक्ट के लिए भेज गया था। रॉकी के सुझाव से ये फायदा हुआ था कि राम को सरकार की तरफ से बिजनेस के लिए क्लीन चिट मिल चुका था, जो एक खुद में ही बड़ी बात थी, लेकिन मुद्दा ये नहीं था। राम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके के पे किसी ने नॉक किया। आवाज आते ही राम उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं, कमिंग। तभी दरवाजा खुला और समर हड़बड़ाते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पे अनजाना सा डर था, माथे पे सिकन के पसीने थे जिसे समर बार बार अपने हाथों से तो कभी रुमाल से पोंछता रहता। राम समर के माथे पे सिकन देख रहे थे, उसे शांत लेकिन रोबाब में बोले, क्या हुआ समर? तभी समर पसीना पोंछते हुए बोला, बॉस गड़बड़ हो गया है। अंडरवर्ल्ड में सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, हमारे कई आदमी अभी तक मारे जा चुके हैं और इसकी खबर अभी तक सीबीआई में पहुंच चुका होगा। इतना सुनता है राम का गुस्सा बढ़ गया और टेबल पे मुक्का मारते हुए बोले, कितने मरे हैं? जिसपे समर जवाब देता है, बॉस 12 आदमी जो हमारे लिए बेहद खास थे। अपना इंपोर्ट का काम वही देख रहे थे। फिर आगे बोला, मैंने आजाद, मसूद भाई और भैरों को बोल दिया है इसकी जांच करने के लिए। राम अपनी कोल्ड आंखों से घूरते हुए बोले, किसने किया है ये? समर उन्हें जवाब देते हुए बोला, बॉस अभी तक पता नहीं चला, लेकिन सर 2 लोग ही ये काम कर सकते हैं। राम उससे घूरने लगे, जिससे बोल रहे हो कि आगे बोल, कौन 2 लोग? समर गहरी सांस लेते हुए बोलो, बॉस खालिद हो सकता है या नहीं तो याओहिर सीबीआई का चीफ जिसके कई ऑफिसर मारे गए थे हमारे सर्च ऑपरेशन के दौरान। हालांकि उनके ऑफिसर को हमने नहीं मारा था, लेकिन उसका दोस्त चीफ हमें ठहराता है। राम कोल्ड वॉइस में बोले, साफ साफ पूरा बात बताओ। हमने फाइल भेजी थी ना कि यह काम अंडरवर्ल्ड का नहीं था। ये बात सही था, करीब 2 साल पहले की बात थी जब सीबीआई के कुछ ऑफिसर मारे गए थे और उन्हें मारने का हत्यारा राम यानी उनके ग्रुप को ठहराया गया था। लेकिन राम ने उस गद्दार का पता लगाया और उसे उसकी पूरी जानकारी सीबीआई को भेज दी थी, लेकिन फाइल सीबीआई तक पहुंचने से पहले ही किसी ने उसे गायब करवा दिया था और यह बात ना ही राम को पता था और ना ही समर को। इसलिए अभी तक राम ने सीबीआई को कोई सफाई देना सही नहीं समझा था, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने उन ऑफिसर के मारने वालों की जानकारी तो चीफ को दे दी है। अब तक समर ने सारी जानकारी राम को दे दी थी, अब तक जो भी हुआ था। तभी राम बोले, उस फाइल का दूसरा कॉपी कहाँ है? समर जवाब देता है, बॉस अगले 2 घंटे में मिल जाएगा, मैंने बिग टेबल तक बात पहुंचा दिया है। राम का अंडरवर्ल्ड में कई सारे ग्रुप थे, जिनमें से डायमंड ग्रुप जिसका हेड आजाद था, लान ग्रुप जिसका हेड मसूद, टाइगर ग्रुप जिसका हेड अधीरा और ईगल ग्रुप जिसका हेड भैरव। राम के कई सारे अंडरवर्ल्ड में ग्रुप थे जिनका काम अलग अलग था और इन सबको मैनेज करता था बिग टेबल, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और बिग टेबल पे बैठा वो शख्स कौन था, कोई नहीं जानता था। राम ने बिग टेबल अंडरवर्ल्ड के इन ग्रुप को काबू में करने के लिए बनाया था। वो ये बात जानते थे कि अगर एक भी ग्रुप विद्रोह करने पे उतर आए तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिग टेबल काम कैसे करता है? राम और समर को ही बिग टेबल के बारे में पूरी जानकारी थी। राम इस बिग टेबल के बादशाह हैं। बिग टेबल पे पूरे 5 लोग बैठे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। बिग टेबल के पास जानकारी बचने का एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज। अगर कोई भी ग्रुप बिग टेबल के बताए रास्तों का उल्लंघन करता है तो उस ग्रुप के हेड को एक मौका दिया जाता है। अगर अगले 2 दिन में उसने अपनी सफाई पेश नहीं किया तो उसे मार दिया जाता है और फिर उसी ग्रुप के अगले कॉन्टेस्ट को ग्रुप का हेड बना दिया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि राम का बनाया बिग टेबल अंडरवर्ल्ड पे काबू किए हुए रखता था। समर एक मैसेज दिखाते हुए बोला, बॉस बिग टेबल ने कॉन्फर्म कर दिया है, अगले 2 घंटे में आपके पास फाइल पहुंच जाएगा। समर चिंतित था क्योंकि वह राम के गुस्से के जानता था। राम चेयर पे टेक लगते हुए बोले, अब ये काम तुम बिग टेबल पे छोड़ दो। समर ओके सर बोलकर चला गया। कॉलेज कैंपस में। इधर कॉलेज कैंपस में बैठा रॉकी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। राहुल प्रीतम मोबाइल में गेम खेल रहे थे तो वही रोहित किसी से बात करने में लगा था। तभी इतने में नाताशा आकर रॉकी के सामने खड़ी हो गई और रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, चलो रॉकी हम फिर से साथ में हो जाते हैं। रॉकी ने जैसे ही ये सुना तो वह होश में आया और एक तक नताशा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर कहीं से भी पश्चाताप नहीं देख रहे थे। उसके आंखों में झूठ और धोखा रॉकी साफ साफ देख पा रहा था। तो दोस्तों, अब कहानी अपने नए रूप में आने वाला है। अब तक हमने सबको देख लिया है, अब आगे भी होता रहेगा, लेकिन अब कहानी के हिसाब से रॉकी को बॉस अंडरवर्ल्ड का बॉस बनना है, तो अब हमें थोड़ा उधर भी ध्यान देना होगा। वैसे मैं आप लोगों को हंसाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब थोड़ा मारधार हो जाए। वैसे आपको बिग टेबल कैसा लगा और उसका काम भी CH50 पैच अप कर लेते हैं। अब तक कॉलेज कैंपस में। इधर कॉलेज कैंपस में बैठा रॉकी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। राहुल प्रीतम मोबाइल में गेम खेल रहे थे तो वही रोहित किसी से बात करने में लगा था। तभी इतने में नाताशा आकर रॉकी के सामने खड़ी हो गई और रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, चलो रॉकी हम फिर से साथ में हो जाते हैं। रॉकी ने जैसे ही ये सुना तो वह होश में आया और एक तक नताशा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर कहीं से भी पश्चाताप नहीं देख रहे थे। उसके आंखों में झूठ और धोखा रॉकी साफ साफ देख पा रहा था। अब आगे। थैंक्स दोस्तों, हमने आज 50 एपिसोड पूरे कर लिए हैं और 20,000 व्यूज भी। ये मेरे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। यह मेरे साथ पहली बार हुआ है। उम्मीद है हम आगे भी साथ रहेंगे। मैं लिखता रहूंगा। एंड एक बार फिर से थैंक्स दोस्तों। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस वक्त रॉकी और नताशा दोनों एक दूसरे के सामने थे। रॉकी के पीछे ही रमन, रोहित और प्रीतम भूत बने आंखें फाड़े मुंह खोलकर बस नताशा को ही देख रहे थे। उन्हें तो बस यही ख्याल आ रहा था कि क्या ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। इतने दिनों से जो इसने रॉकी के साथ किया, क्या वो कम था?
जो अब उसे और बर्बाद करने चली आई हैं। उन तीनों का बस मन तो यही कर रहा था कि अगर नताशा लड़की नहीं हो तो उसका मुंह तोड़ देते, लेकिन अफसोस भगवान ने इसे लाटकी बनाकर इनके हाथों से खून होने से रोक लिया। रॉकी के सामने नताशा ऐसे कड़ी थी जैसे उसने कोई गलती कभी की ही ना हो। नताशा रॉकी को एक झूठी हंसी हंसते हुए बोली, रॉकी चलो ना हम फिर से एक हो जाए। नताशा ने अपने आंखों में चमक भरते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि रॉकी उसे माना नहीं नहीं करेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उल्टा। रॉकी उसके आंखों में मक्कारी और फरेब साफ साफ देख पा रहा था। वह बोला, सॉरी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। रॉकी ने ये कहा और नताशा के आंखों में देखने लगा। रॉकी बस अब यही जानना चाहता था कि अब नताशा कौन सी कदम आगे बढ़ाएगी। क्या तुम मुझे उस कल की आई लड़की के लिए छोड़ रहे हो? नताशा ने ये बात गुस्से में कही और रॉकी को एक तक देखने लगी। रॉकी अब एक पल भी नताशा के मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए वह बोला, नहीं, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाता। रॉकी ने गुस्से में कहा और वह से जाने लगा। जब उसे जाते हुए देखती है तो नताशा बोली, क्या वह कल की आई लड़की तुम्हें इतनी पसंद आ गई? इतना बोलने के बाद नताशा रॉकी के बिल्कुल करीब आते हुए उसे सेड्यूस करने के अंदाज में बोली, रॉकी तुम कहाँ और वो कहाँ? बड़े घर की लड़कियों के कितने बॉयफ्रेंड होते हैं, क्या पता उनमें से तुम भी एक हो? नताशा बोल रही थी और रॉकी के सीने पे अपने हाथों को फिरा भी रही थी। रॉकी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लिया। उसने एक ही झटके में नताशा के हाथ को पकड़ा और दूर धकलते हुए बोला, देखो अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, ये मैं आखिरी बार सनाया के बारे में सुन रहा हूँ। अगली बार ये सुना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे मैंने कभी प्यार भी किया था। रॉकी उससे पीछे हटते हुए बोला। रॉकी एक नजर भरकर भी उसे नहीं नहीं देखना चाहता था। नताशा गुस्से में बोली, रॉकी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तभी रॉकी उसे गुस्से में जवाब दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कहा गया था तुम्हारा प्यार जब तुम सुधीर के बाहों में नंगी सो रही थी। क्या उस दिन तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? रॉकी गुस्से में बोलता गया। नताशा अभी भी ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपनी स्पीच देते हुए बोली, वो तो रॉकी बस। तभी रॉकी गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, वरना मैं क्या कर बैठूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। चली जाओ, रॉकी बोला और प्रीतम की तरफ गुस्से में देखने लगा जैसे कह रहा हो कि चलो यहाँ से। राहुल, रोहित और प्रीतम ने जैसे ही रॉकी को देखा तो उसे देखते ही उन्हें डर लगने लगा। ये पहली बार था जब रॉकी का चेहरा इतना सख्त हो गया। उसके चेहरे पे एकदम से सारे भाव कहीं गायब हो गए थे। रॉकी घुमा और वह से जाने लगा। नताशा उसे बस गुस्से में देखती रह गई। रॉकी इस वक्त अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे बस अब सानाया के पास जाना था, उसके गोद में सर रखकर उसे ढेर सारे बातें करना चाहता था। इधर प्रीतम, राहुल और रोहित अभी भी रॉकी को ही देख रहे थे। उन्हें रह रह कर रॉकी का गोस ए वाला एक्सप्रेशन लेस चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सच था, अब रॉकी धीरे धीरे बदलने लगा था। नताशा गुस्से में रॉकी को ही देख रही थी। उसने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहने लगी, देखती हूँ तुम कैसे उसके पास जाते हो। इतना बोलने के बाद खुद ही हंसने लगे जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिससे वह अब रॉकी को अपने साथ कर लेगी। इधर रॉकी गुस्से में आगे आगे चला जा रहा था। प्रीतम को रॉकी के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वह रॉकी के गुस्से को कम करने के लिए बात को घुमाने लगा। रॉकी, यार मैं क्या सोच रहा हूँ, हम आज डिनर के लिए कहीं बाहर चले। फिर रॉकी के गर्दन में अपना हाथ फंसाते हुए बोला, अब छोड़ यार, ये सब तो होता रहता है, चिल कर ना भाई। रॉकी उसके तरफ झूठ मूठ का हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम मेरे मूड को ठीक करना चाहते हो, लेकिन मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे किसी से मिलने जाना है। तीनों ने ये जैसे ही सुना तो वे रॉकी को छेड़ते हुए बोलने लगे, कौन है वो? कहीं भाभी जी नहीं है? रॉकी उन्हें गुस्से ने देखने लगा। तभी तीनों ने एक साथ रॉकी को गुदगुदाना शुरू कर दिया। रॉकी हंसते हंसते वही ग्राउंड पे गिर गया। चारों ऐसे ही हंसने लगे। अब शायद रॉकी को मूड थोड़ा ठीक हो गया था। बिग टेबल का ऑर्डर। बिग टेबल ने इस वक्त तक एक मैसेज जारी ला दिया था। बिग टेबल के बताए मैसेज के अनुसार यह काम एक दिन के अंदर में हो जाना चाहिए था और इस काम को ईगल ग्रुप को सौंप दिया गया था, क्योंकि ईगल ग्रुप ही था जिसने फाइल सीबीआई तक नहीं पहुंचा पाए थे। हर मैसेज हर ग्रुप को भेजा जाता है, भले ही इस काम को करने वाला ग्रुप कोई भी हो, लेकिन मसेगे हर एक ग्रुप को भेजा जाता था ताकि बाकी ग्रुप ये देख सके कि जिस ग्रुप को काम सौंपा गया वह इस काम को अच्छे से कर रहा है भी या नहीं। मैसेज। बिग टेबल अपने बॉस के कहने पर यह निर्धारित करता है। टेबल के अंदर काम करने वाले 1001 को 1 घंटे में सीबीआई तक फाइल नंबर 26 को पहचानी है, जिसके लिए उसे 24 घंटे का वक्त दिया जाता है। बिग टेबल के द्वारा भेजा गया मैसेज छोटा होता था, लेकिन उसमें ताकत इतनी कि पूरे शहर को हिला दे। बिग टेबल अंडरवर्ल्ड का गॉड था जिसके सामने सबको झुकना है। इसी वजह से कोई भी बिग टेबल से पंगा लेना नहीं चाहता था। रॉकी और उसके दोस्त साथ में मस्ती करने में लगे थे कि तभी रॉकी का मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा तो समर का नाम शो हो रहा था। उसने कॉल पे किया और जैसे ही बोलने वाला था तभी उधर से आवाज आई, हेलो रॉकी बाबा। वह रुका और अपने दोस्तों को देखने लगा। तीनों समझते हुए बोले, हम क्लास में मिलते हैं, और इतना बोलकर तीनों वहां से चले गए। उनके जाते ही रॉकी बोला, बोलिए अंकल। उधर से समर चिढ़ते हुए बोला, मैं अभी सिर्फ 35 साल का हूँ, आप मुझे अंकल बोलना बंद कीजिए, मुझे बूढ़े की जैसे फीलिंग्स आ रही हैं। रॉकी हंसते हुए बोला, ओके ओके ठीक है, तो मैं आपको भाई बुलाऊंगा। समर खुश होते हुए बोला, ये चलेगा। तभी रॉकी बोला, तो बताइए आपने कॉल क्यों किया? तभी समर अपनी बात रखते हुए बोलना स्टार्ट करता। वार्तालाप। रॉकी बाबा, अब आपको टेस्ट देने होंगे। आपने कुछ दिनों का वक्त मांगा था जो बॉस ने दिया, लेकिन अब आपको अब आना होगा।
कहा। रॉकी बोला, बॉस देखिए, आपको 3 साल के अंदर ही आपको बॉस की गद्दी संभालनी है और इसके लिए आपको हर तरह से तैयार होना होगा, इसलिए बॉस ने आपके पहले टेस्ट की तैयारी कर दी है। रॉकी एक बार फोन को देखा, फिर सर खुजाते हुए बोला, कैसा टेस्ट? समर बोलने लगा, रॉकी बाबा, कुछ दिन पहले ही हमें 100 करोड़ का टेंडर मिला था जिसमें हमें 15% का फायदा होने वाला है, तो आपको उस फायदे को 15% से ले जाकर 25% करना है। और यह बॉस का ऑर्डर है। रॉकी अवाक होकर बोला, क्या डैड पागल हो गए हैं? मैंने भी बिजनेस की पढ़ाई की है और कर भी रहा हूँ। जिस टेंडर में 15% का ही फायदा होगा उसे मैं कैसे 25% तक लेकर जाऊं? समर बोला, वो मैं कुछ नहीं जानता, बॉस का यही ऑर्डर है। रॉकी ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके ठीक है। वो फाइल कहाँ है टेंडर का? समर बोला, ऑफिस में। कल आप आ जाइए, फाइल भी ले लेना और अपना ऑफिस भी देख लेना। रॉकी ओके बोलकर कॉल रख देता है और मन ही मन सोचने लगा, चल बेटा रॉकी, कभी तो जाना ही है तुझे ऑफिस में, तो अब क्यों नहीं और डैड से मिल लूंगा। रॉकी ने अपने ख्यालों को झटका और क्लास की तरफ चल दिया। त्यागी हाउस। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। सानाया बेड पे लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर था। सानाया ने 2 दिन से रॉकी को नहीं देखा था, तो उसका मन उसको देखने के लिए बेचैन होने लगा था। वह कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन रिंग करने लगा। सानाया ने देखा तो उस पे हब्बी लिखा था। रॉकी ने पिछली बार उसने सानाया के फोन पे अपने नंबर को एडिट करके अपने नाम के जगह पे हब्बी लिख दिया था। हब्बी नाम पढ़ते ही सानाया का दिल जोरों से धकने लगा। उसने एज चलती धकनों को रोका और कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल रिसीव होते ही रॉकी प्यार से बोला, क्या कर रही है मेरी जान? तभी सानाया गुस्से में बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रॉकी शांत स्वर में बोला, और क्यों नहीं करनी बात मुझसे मेरी जान को? सानाया अपना गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्योंकि तुमने 2 दिन बाद कॉल किया है। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। सानाया ऊपर से गुस्सा तो दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसके चेहरे पे एक अलग ही लाली थी जिसपे सिर्फ और सिर्फ रॉकी का ही हक था। रॉकी सुरेक्टिव वॉइस में बोला, तो आप इसके लिए गुस्से हैं? अच्छा, तो मैं अगर अभी आज से मिलने आ जाऊं तो क्या तुम मुझे किस दोगी? ये सुनते ही सानाया के गाल शर्म से लाल हो गए और वह गुस्सा करते हुए बोली, बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आता है? रॉकी सानाया की बातों को इग्नोर करते हुए बोला, मेरा किस? सानाया चिढ़ते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। सानाया शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रही थी और रॉकी था कि एक भी मौका उसे परेशान करने का नहीं छिड़ रहा था। रॉकी सेडक्टिव वॉइस में बोला, आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सानाया गुस्से में बोली, हफ्सी, पागल, बिल्कुल नहीं। तभी रॉकी बोला, अरे वो सब छोड़ो और खिड़की खोलो। सानाया ने ये जैसे सुना तो अवाक होकर रह गई। वह हड़बड़ाते हुए बोली, क्या तुम बाहर हो? इतना बोलने के बाद सानाया ने अपना मोबाइल वहीं रख दिया, दौड़कर खिड़की के पास गई और उसे खोल दिया। जैसे ही सन्या ने खिड़की खोला तो देखती है रॉकी खिड़की से लटका हुआ था। ये रॉकी था जिसने बिना वक्त गवाए पाइप के सहारे सानाया की खिड़की तक पहुंच गया था। सानाया ने उसे अंदर खींच लेती है। रॉकी अंदर आते ही सनाया को कमर से पकड़कर करीब कर लेता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, हाँ तो तुम क्या कह रही थी किस? रॉकी इतना ही बोला था कि सानाया ने उसके होठों पे अपने हाथ रख दिए थे। सानाया का दिल जोरों दे धड़क रहा था। रॉकी ने उसके हाथ को अपने हाथ से हटाया और उसे दीवार से सता दिया। सानाया भूत बने रॉकी को ही देख रही थी कि तभी उसके होठों पे गर्म सा एहसास हुआ। रॉकी ने सानाया के होठों पे अपने होठ रख दिए थे और बड़े ही शिद्दत से उसे चूमने लगा था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोड नेम बॉस की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।